डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1621 से 1630 तक। जब डेमन टाउन शैतानी कस्बे के तलिस्माती दरवाजे खिले तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कस्बे पर लगी कोई मेहर हटा दी गई हो, क्योंकि कस्बे के दरवाजे से कत्ल के इरादे का एक ठंडा और खौफनाक हाला और बाहर की तरफ उमड़ आया। ये किस किस्म का कस्बा है? उसका हाला इतना ताकतवर क्यों है? लानत, मेरे एट्रीब्यूट्स कम हो रहे हैं। जैसे ही व्हाइट टाइगर डवजो और जीरो विंग के खिलाड़ी कुछ फासले पर जंग के लिए तैयार हुए, वो सैफ अली के दरवाजे खोलते ही कांपने पर मजबूर हो गए। दरवाजे खिलने पर जो हाला उन्होंने महसूस किया और जो हाला उन्होंने दूर पहाड़ी से डेमन टाउन को देखते हुए महसूस किया था, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। अगर पहले महसूस किया गया हाला हुआ की मानिंद था, तो अब महसूस होने वाला हाला समंदर के पानी की तरह भारी और कसीफ था। इस ताकतवर हाले ने न सिर्फ शदीद ज़हनी दबाव डाला जिससे उनके लिए सोचना मुश्किल हो गया, बल्कि उनके एट्रीब्यूट्स भी तेजी से गिरने लगे। पलक झपकते ही उनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 30% कमी वाक़ हो गई। सैफ अली, जो पहले ही कस्बे में दाखिल हो चुका था, इस अचानक तब्दीली पर हैरान नहीं था। अलबत्ता वो सिस्टम की जानिब से मौसूल होने वाले नोटिफिकेशंस पर जरूर हैरान हुआ। सिस्टम मुबारक हो, अपने एक लोस्ट टाउन दरियाफ्त किया है। सिस्टम मुबारक हो, अपने एपिक रैंक की मैन स्टोरी लाइन क्वेस्ट डेमन नेस्ट शैतानी घोंसला को मुतहर्रिक कर दिया है। सिस्टम, क्या आप इस क्वेस्ट को कबूल करना चाहते हैं? अगर आप इस क्वेस्ट को छोड़ देते हैं तो टूटी हुई महर की वजह से लोस्ट टाउन गायब हो जाएगा। आपके पास गौर करने के लिए 1 घंटा है। अगर आपने 1 घंटे के अंदर फैसला न किया तो क्वेस्ट खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। यहां लोस्ट टाउन क्यों है? सैफ अली ने उलझन में सिस्टम नोटिफिकेशंस को देखा। अपनी सल्तनतों, एम्पायर्स और गैर जानिबदार कस्बों और शहरों के अलावा गार्ड्स डोमेन में ऐसे कस्बे भी थे जो कदीम तहजीबों ने पीछे छोड़ दिए थे। बदकिस्मती से इन कस्बों के कोई सरकारी नाम नहीं थे, क्योंकि उनकी तारीख खो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें लोस्ट टाउन का लक़ब दिया गया था। लोस्ट टाउन्स आम कस्बों की तरह नहीं थे। तमाम लोस्ट टाउन्स में ऐसी ताकतें और सलाहियतें मौजूद थीं जो दूसरे कस्बों में नहीं थीं, जो उनकी कदीम तहजीब ने छोड़ी थीं। इन सलाहियतों की ताकत मुख्तलिफ सतहों की थी। कुछ सलाहियतें इतनी ताकतवर थीं कि वो एक फर्स्ट रेट गिल्ड को कलील वक्त में सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड बनने में मदद दे सकती थीं। हालांकि कमजोर सलाहियतों वाले लोस्ट टाउन्स भी किसी सुपर पावर को हरकत में लाने के लिए काफी थे। इसकी वजह गार्ड्स डोमेन में इन सलाहियतों की मुनफरिद नौयत थी। माजी में गार्ड्स डोमेन की सुपर पावर्स के दरमियान उन लोस्ट टाउन्स पर कई जंगें लड़ी जा चुकी थीं। यहां तक कि एक वाकया ऐसा भी था जिसमें 10 से ज्यादा सुपर पावर्स शामिल थीं। सैफ अली ने कभी तवक्को नहीं की थी कि उसे बोनलेस लैंड में कोई लोस्ट टाउन मिलेगा। मदनियात का मैदान खुद कस्बे के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। कोई ताज्जुब नहीं कि मैंने माजी में बोनलेस लैंड में किसी कस्बे के बारे में नहीं सुना था। ये पाबंदी गालिबन वो वजह है कि उसे कभी किसी ने नहीं ढूंढा। सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन पर तलखी से मुस्कुराए बगैर ना रह सका। इससे कत नजर के लोस्ट टाउन कितना ताकतवर हो, उन पर दावा करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। अगर कोई मौका गंवा देता तो वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब लोस्ट टाउन गायब हो जाता तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जिन खिलाड़ियों ने बोनलेस लैंड का लोस्ट टाउन दरियाफ्त किया था, वो गालिबन क्वेस्ट में नाकाम हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये गायब हो गया। अगर ऐसा था तो ये फितरी बात थी कि किसी ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। बिलाशुबा सैफ अली ने क्वेस्ट कबूल कर लिया। अगरचे वो नहीं जानता था कि इस लोस्ट टाउन का फंक्शन क्या है, लेकिन अगर उसने इसे छोड़ दिया तो जीरो विंग मजबूत होने का एक सुनहरी मौका गंवा देगा। सिस्टम मुबारक हो, अपने एपिक रैंक की मैन स्टोरी लाइन क्वेस्ट डेमन नेस्ट कबूल कर ली है। क्वेस्ट का मवाद आपको 10 कुदरती दिनों के अंदर एंकर को दोबारा सेल करने के लिए
100 डार्कनेस स्टोन्स जमा करने होंगे। अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहे तो एक मखसूस प्लेनर वर्ल्ड का डेमन किंग आपका लामुतनाही शिकार करेगा। आप मुस्तकिल तौर पर तमाम एट्रीब्यूट से 100 पॉइंट्स और 10 लेवल्स भी खो देंगे। क्वेस्ट का इनाम नामालूम है। लानत। क्वेस्ट का मवाद पढ़कर सैफ अली के मुंह का जायका कड़वा हो गया। इसे आखिरकार समझ आ गया कि बोनलेस लैंड का लोस्ट टाउन दरियाफ्त करने वाले खिलाड़ी इसे हासिल करने की क्वेस्ट में क्यों नाकाम हुए थे। ये क्वेस्ट मुश्किल से भी आगे थी। ये एक मजाक था। डार्कनेस स्टोन्स माना स्टोन्स की तरह थे। इनमें तारीकी की ताकत पावर ऑफ डार्कनेस की खौफनाक मिकदार मौजूद होती थी, जिसे डेमन प्लेयर्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। माजी में डेमन प्लेयर्स ने फी डार्कनेस स्टोन 500 गोल्ड तक खर्च किए थे। फिर भी इस क्वेस्ट के लिए उसे 10 कुदरती दिनों में 100 डार्कनेस स्टोन्स जमा करने की जरूरत थी। ये क्वेस्ट नामुमकिन का मुतालबा कर रही थी। डार्कनेस स्टोन्स इंतहाई नायाब थे और आमतौर पर सिर्फ मिथिक रैंक की डार्क क्रीचर्स के पास उन्हें गिराने का मौका होता था। यहां तक कि अगर वो इंतहाई खुशकिस्मत होता और हर मिथक डार्क क्रीचर जिसे वो मारता वो एक पत्थर गिराता, तब भी उसे इनमें से 100 को मारना पड़ता। इसके मौजूदा मेयार के साथ एक मिथक डार्क क्रीचर को मारना नामुमकिन था, चाहे के 100 को। यहां तक कि सपर गिल्ड्स भी ऐसा कारनामा सरंजाम नहीं दे सकते थे। मिथक मोनस्टर्स को तलाश करना आसान नहीं था और मिथक रैंक की डार्क क्रीचर्स तो और भी नायाब थीं। 10 दिनों में 100 मिथक रैंक की डार्क क्रीचर्स का शिकार करना तकरीबन नामुमकिन था। जब सैफ अली ने क्वेस्ट में नाकामी का जुर्माना देखा तो वो लाजवाब हो गया। जुर्माना गैर मामूली तौर पर बेरहम था। अगरचे वो 10 लेवल्स और हर एट्रीब्यूट में 100 पॉइंट्स खोने को कबूल कर सकता था, लेकिन टायर 5 डेमन किंग के सख्त शिकार से निपटना कोई हंसी मजाक नहीं था। दरी असना वो डेमन किंग को मारने के लिए इतना ताकतवर नहीं था। हर डेमन किंग के पास एक सल्तनत को शोलों में लपेटने की ताकत होती थी। यहां तक कि टायर 4 के खिलाड़ी भी टायर 5 डेमन किंग के सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे, चाहे के सैफ अली जैसा टायर 2 का खिलाड़ी। गिल्ड लीडर, क्या कुछ हुआ है? जीरो विंग के अराकीन ने तजस्सुस से पूछा जब उन्होंने महसूस किया कि सैफ अली कुछ देर से अपनी जगह से नहीं हिला। छोड़ो उसे, बस कस्बे को महफूज करते हैं और माना एओर हासिल करते हैं। सैफ अली ने अपना जहन साफ करने के लिए सर हिलाया। क्वेस्ट पर गौर करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके पास 100 डार्कनेस स्टोन्स हासिल करने का कोई हल नहीं था। इसके बाद उसने हुक्म दिया, सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही सैफ अली ने हुक्म दिया, टीम के अराकीन ने छोटे मिनिचर बलिस्टस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने लीडर के पीछे चल पड़े। इसी वक्त सैफ अली ने अपने 4 बाकी मानदा ग्रेट लॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए कुछ लड़ने वाले डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। खिलाड़ियों के बरक्स, जिनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स कस्बे के दरवाजे खिलने पर दब गए थे, अंदर मौजूद शैतानी मखलूकात मुतासिर नहीं हुई थी। खुशकिस्मती से सैफ अली के पास बाइबल ऑफ डार्कनेस थी और डेमन रूलर के दबाव के साथ चीफ्टीन रैंक के डेमन किंग और ग्रेट लॉर्ड रैंक के डेमन सुपरवाइजर्स से निपटना आसान हो गया। सैफ अली के ग्रेट लॉर्ड्स की जानिब से कुछ शैतानी मखलूकात को इकट्ठा करने के बाद सैफ अली ने फ्लेम डोमेन को फाल कर दिया, जबकि जीरो विंग के अराकीन ने बाकी मुहासरे के हथियारों से हमला किया। तकरीबन 20 मिनट के बाद टीम ने डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स की एक लहर का सफाया कर दिया। जब मोनस्टर्स मर गए तो खिलाड़ियों के तजुर्बे एक्सपी की बार्स में काफी इजाफा हुआ। ताहम इन मोनस्टर्स ने कस्बे के बाहर मारी गई शैतानी मखलूकात के मुकाबले में काफी कम एक्सपी दिया। दर हकीकत उन्होंने इसी रैंक और लेवल के आम मोनस्टर्स से भी कम एक्सपी दिया। इसके बावजूद इन खिलाड़ियों की लीवलिंग की रफ्तार चोटी के माहिरीन से कई गना ज्यादा तेज थी। जहां तक डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स की लूट का ताल्लुक था, तो उसका मुवाजना शैतानी मखलूकात की गिराई गई लूट से नहीं किया जा सकता था। 100 से ज्यादा डेमन कुन और कई डेमन सुपरवाइजर्स को मारने के बावजूद टीम ने सिर्फ 6 कांसी ब्रांस के आलात और 1 पुरस्कार लोहे का आला हासिल किया था। ताहम
जैसे ही सैफ अली ने लूट इकट्ठी की, उसने शैतानी मोनेस्टर्स की लाशों के पास कई सिया क्रिस्टल दरियाफ्त किए। क्या ये माना और माना एओर है? सैफ अली ने तकरीबन सोचा कि इसकी आंखों ने इसे धोखा दिया है जब उसने जमीन पर सिया क्रिस्टल देखे। गॉड्स डोमेन में हर कोई जानता था कि मोनेस्टर्स माना और नहीं गिराते, लेकिन यह तकरीबन नामुमकिन था कि सैफ अली, जो एक मास्टर फॉर्जर भी था और धात से इंतहाई वाकिफ था, इस चीज को पहचानने में गलती करे। लाशों का बगौर मुआयना करने के बाद सैफ अली को माना और की 17 ईंटें, कदीम कांसी की धात, एंशंट ब्रांस एओर की 100 से ज्यादा ईंटें और एट्रनीम और एओर की 3 ईंटें मिली। यहां तक कि अगर कोई कदीम कांसी की कानकनी करता तो उसे कदीम कांसी की धात की हर 30 ईंटों के बदले शायद एक भी ईंट हासिल न होती। और खिलाड़ी बहुत खुशकिस्मत होते अगर उन्हें कदीम कांसी की धात की हर 100 ईंटों के बदले एट्रनीम और की एक ईंट मिल जाती। फिर भी सैफ अली ने चंद डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स को मारने के बाद इतना कुछ हासिल कर लिया था, ये नाकाबिल यकीन था। बाब 1622 प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन पर कशमकश। सैफ अली वाहिद खिलाड़ी नहीं था जो ये दरियाफ्त करके हैरान हुआ कि डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स माना और माना एओर गिराते हैं। अरे क्या वो पत्थर तुम्हें माना और जैसे लगते हैं? हिमम, मैंने पहले माना और देखा है, ये माना और ही होने चाहिए। क्या कान कनी के दौरान माना और एक नायाब ड्रॉप नहीं होता? मुझे कभी नहीं मालूम था कि मोनेस्टर्स भी उसे गिराते हैं। इन खिलाड़ियों में से कोई भी माना और से नावाकिफ नहीं था। ओरुक एम्पायर की वजह से पैदा होने वाली हलचल के बाइस ओरुक एम्पायर के पड़ोसी ममालिक और सल्तनतों ने एक कंट्रीब्यूशन सिस्टम फाल किया था जिसने खिलाड़ियों को कीमती अशिया खरीदने की इजाजत दी थी। इस कंट्रीब्यूशन सिस्टम ने बहुत से खिलाड़ियों को ओरुक एम्पायर की तरफ राग़िब भी किया था। अगर खिलाड़ी सल्तनत के ऑर्क्स को मारने के काम को आसान बनाना चाहते थे तो माना और से तैयार करदा माना चार्म का होना लाजमी था। फी अलहाल माना और एक गोल्ड 20 सिल्वर फी टुकड़ा में फरोख्त होता था। मजीद बरा ये कीमत बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी उनकी टीम ने एक शैतानी मखलूक के गिरोह को मारने के बाद माना और के 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़े हासिल कर लिए थे। उन्होंने अभी 20 गोल्ड से ज्यादा का मुनाफा कमाया था और उसमें उनके हथियारों और आलात की मरम्मत की लागत भी शामिल थी। यहां तक कि माहिर खिलाड़ी भी एक दिन में 1 गोल्ड कमाने पर खुशकिस्मत समझे जाते थे। मजीद बरा मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स फी अलहाल माना और को एक स्ट्रेटेजिक आइटम के तौर पर देखती थीं। इतने सारे लोगों की नजरें इस धात पर होने की वजह से इसे खरीदना मुश्किल था, चाहे कोई कीमत अदा करने की इस्तिताअत रखता हो। और अगर वो तमाम माना और को माना चारम्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते तो उनका मुनाफा और भी ज्यादा होता। माना चार्म एक काबिल इस्तेमाल कंसूमेबल आइटम था और कोई भी माना और के एक टुकड़े से 10 चारम्स तैयार कर सकता था। फी अलहाल माना चारम्स 20 सिल्वर फी अदद में फरोख्त होते थे। ठीक है, हम अगली लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लूट मार जमा करने के बाद सैफ अली ने अपने मोनेस्टर्स के जरिए शैतानी मखलूकात की एक और लहर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। पिछली लड़ाई में सैफ अली ने एक डेमन सुपरवाइजर का कंट्रोल संभाल लिया था और अब उसके पास दोबारा 5 ग्रेट लॉर्ड्स की कमान थी, जिससे डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स की अगली लहर को शिकस्त देना बहुत आसान हो गया। 5 ग्रेट लॉर्ड टैंक्स सैफ अली के फुलियम डोमेन और मुख्तलिफ एओई स्किल्स और जीरो विंग के अराकीन के छोटे ब्लस्टा के साथ हमला करने से टीम ने मुस्तकिल और तेजी से शैतानी मखलूकात की एक के बाद एक लहर का खात्मा किया। अगरचे लड़ाइयां यकसानियत वाली और बोरिंग थीं, लेकिन ये खिलाड़ी ग्राइंडिंग के दौरान जोश व खरूश से भरे हुए थे। डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स की हर लहर के साथ जिसे वो मारते वो माना और के 10 से 20 टुकड़े और एट्रनीम और के 3 से 5 टुकड़े कमाते। टीम काम करते हुए ज्यादा कारामद भी हो गई थी। शुरू में उन्हें हर लहर को खत्म करने में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा था और अब उन्होंने 10 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त में मोनेस्टर्स का सफाया कर दिया। वाफिर एक्सपी के साथ टीम की लीवलिंग की रफ्तार भी हैरान कुन हद तक तेज थी। एक दिन से कुछ ज्यादा ग्राइंडिंग करने के बाद सैफ अली और उसके खिलाड़ी आखिरकार कस्बे के अंदरूनी इलाके में पहुंच गए। इस मकाम पर इन खिलाड़ियों का लेवल काफी बढ़ चुका था। अब सबसे कम लेवल का खिलाड़ी भी लेवल 45 का था, जबकि सबसे ज्यादा लेवल का खिलाड़ी लेवल 47 का था।
वो तकरीबन जीरो विंग के एलियट अराकीन के बराबर पहुंच चुके थे। दरीं असना अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सैफ अली ने हासिल करदा एक्सपी को ओरा ऑफ फायर के फुलियम डोमेन में लगा दिया। अब ये स्कल 8 सेकंड के लिए हर सेकंड में 2400% बुनियादी नुकसान पहुंचाती थी, बजाय इसके कि पिछले 7 सेकंड के लिए हर सेकंड में 800 सेकंड नुकसान का अपस्केल भी 20% से बढ़कर 25% हो गया था, और स्कल अब 100 गज के रद इसका अहाता करती थी। ये स्कल बुनियादी तौर पर सपर लार्ज स्केल तबाही फैलाने वाले मंतरों स्कल्स का मुकाबला कर सकती थी। बदकिस्मती से इसका कूल डाउन अभी भी 5 मिनट था। दरीं असना एक दिन से ज्यादा की ग्राइंडिंग के बाद सैफ अली ने कल 4526 माना और के टुकड़े और 913 इट्रनीम और के टुकड़े हासिल कर लिए थे। मोनस्टर्स ने दर हकीकत जीरो विंग के गोदाम में मौजूद माना और से कहीं ज्यादा मिकदार में माना और गिराया था। जब सैफ अली डेमन कुन और डेमन सुपरवाइजर्स का कत्ल आम कर रहा था, आबदा गाल और शाइस्ता ने इसे सूरत हाल की कई रिपोर्ट्स से बाखबर रखा। उनकी रिपोर्ट्स बुनियादी तौर पर ओरुक एम्पायर में मौजूद प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन, प्राइमोडियल डिवाइन रूइन पर मरकूज थीं। मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स ने खंडर के अचानक नमूदार होने के बाद इस पर कब्जा करने के लिए एरी चोटी का जोर लगा दिया था। वो सब लेवल 50 के आला दर्जे के हथियार और साजो सामान के साथ साथ अफवाहों में मौजूद एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक्स हासिल करना चाहते थे, ताकि लेवल 50 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स के लिए तैयारी कर सकें। फी अलहाल 2 सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और 2 सपर गिल्ड्स इस कश्मकश में शामिल थीं। यहां तक कि सीक्रेट पवेलियन जैसी मावराई ताकत जो शाज़ व नादिर ही ऐसी कश्मकश में हिस्सा लेती थी, मैदान में कूद पड़ी थी। कुदरती तौर पर बहुत सी फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी लड़ाई में शामिल हो गईं। खंडर की सूरत-ए-हाल मुकम्मल अफरा-तफरी का शिकार थी। दरीं असना हर रोज सिर्फ 10,000 खिलाड़ियों को प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में जाने की इजाजत थी, लेकिन इलाके में 10 लाख से ज्यादा खिलाड़ी जमा हो चुके थे, जिनमें सबसे कमजोर भी गिल्ड के एलियट अराकीन के बराबर थे। प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन पर जंग गॉड्स डोमेन में अब तक की सबसे शदीद जंग थी। 30,000 से ज्यादा माहिर खिलाड़ी पहले ही मर चुके थे, एलियट खिलाड़ियों का तो जिक्र ही छोड़ दें। जब खंडर आखिरी बार फाल हुआ था तो 5 सुपर पावर्स ने दस्तयाब स्लॉट्स का 70% हिस्सा हासिल कर लिया था। हैरत अंगेज तौर पर हेवेंस बरेल ने बकिया 30% का 1/3 हिस्सा हासिल कर लिया था। मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने बकिया 20% शेयर किया और किसी भी सेकंड और थर्ड रेट गिल्ड ने एक भी स्लॉट हासिल नहीं किया। गिल्ड लीडर अगरचे हेवेंस बरेल को प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन की तलाश के दौरान काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने लेवल 50 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड हथियार और साजो सामान भी काफी मिकदार में हासिल किए। उनके आला दर्जे के माहिरीन की जंगी ताकत में बड़े पैमाने पर बेहतरी आई है। मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने 2 बुनियादी कॉम्बैट तकनीक और बहुत से मैजिक एरेस रोल्स डिजाइन और तरकीबें हासिल की है। अगरचे हमारी गिल्ड को मैदानी लड़ाइयों में हेवेंस बरेल के बराबर ही नुकसान उठाना पड़ा है, मुझे डर है कि अगर हेवेंस बरेल इसी तरह मजबूत होती रही तो हम जल्द ही खतरे में पड़ जाएंगे। हम अपने कुछ अराकीन को खंडर की तलाश के लिए क्यों नहीं भेजते? आबदा गाल प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन को लौटने के लिए बेचैन थी। अगरचे फातेह पार्टियां कांकरर पार्टीज हेवेंस बरेल के अराकीन का कत्ल आम कर रही थीं, लेकिन हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर कोई मामूली दुश्मन नहीं थे। फातेह पार्टियों का मुकाबला करने के लिए दोनों गिल्ड्स ने बहुत से रिफाइनमेंट रिल्म के माहिरीन को मुलाजमत दी थी और उन्हें 4 आला वसाइल वाले नक्शों में जीरो विंग के अराकीन पर घात लगाने के लिए भेजा था। उन्होंने इनमें से कुछ रिफाइनमेंट रिल्म के माहिरीन को फातेह पार्टियों पर घात लगाने के लिए भी भेजा था। दरीं असना दोनों गिल्ड्स को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। अगर जीरो विंग ने कई फर्स्ट रेट गिल्ड्स के साथ शिराकत न की होती और जीरो विंग सिटी के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के साथ बड़े पैमाने पर मुनाफा न कमाया होता तो गिल्ड बहुत पहले ही बखर चुकी होती। साजो सामान जमा करने का काम कैसा चल रहा है? सैफ अली ने पूछा। हमने अब तक मतलूबा मिकदार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जमा किया है। मुझे डर है कि 700 खिलाड़ियों के लिए लेवल 50 के एलियट हथियारों और साजो सामान के मुकम्मल सेट तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा, आबदा गाल ने बेबसी से आह भरते हुए कहा।
गिल्ड में हथियारों और साजो सामान की खपत इस वक्त शदीद ज्यादा थी। ऐसे हालात में 700 खिलाड़ियों के लिए लेवल 50 के एलियट हथियार और साजो सामान अलग रखना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। उसने इस काम में शाइस्ता की मैन फोर्स को भी शामिल किया था। फी अलहाल प्राइम वर्डेल डिवाइन रॉन को नजरअंदाज करें और हथियार और साजो सामान जमा करने पर तवज्जो दें। एक बार जब हमारे पास अशिया तैयार हो जाएंगी तो हमारे लिए गिल्ड के मसाइल से निपटना आसान हो जाएगा, सैफ अली ने हिदायत की। मैं ज्यादा से ज्यादा जमा करने का कोई तरीका सोचूंगी। आबदा गाल सिर्फ मायूसी में सर हिला सकी। इसे तस्लीम करना पड़ा कि जीरो विंग की बुनियादें हेवेंस बरेल से काफी कमजोर थीं। गिल्ड्स के माहिरीन की तादाद और सरमाए के दरमियान फर्क जमीन आसमान जैसा था। यहां तक कि फाते पार्टियों ने भी इस बड़े फर्क को कम करने में सिर्फ थोड़ी सी मदद की। मजीद 700 माहिरीन यकीनी तौर पर गिल्ड पर दबाव कम करने में मदद करेंगे। आबदा गाल के काल मुनक़ते करने के बाद सैफ अली अपनी टीम को कस्बे के अंदरूनी इलाके में मजीद गहराई में ले गया। अंदरूनी इलाके में कस्बे के बैरूनी इलाके की निस्बत बहुत कम मोनस्टर्स थे, हालांकि यहां सबसे कमजोर भी लेवल 70 के लॉर्ड रैंक के डेमन कुन वॉरियर्स चीफ टीम रैंक के डेमन कुन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा बहुत से लेवल 72 के ग्रेट लॉर्ड रैंक के डेमन सुपरवाइजर्स और लेवल 74 के ग्रैंड लॉर्ड रैंक के डेमन ओवरसियर्स घूम रहे थे। अपनी कमान में 5 ग्रेट लॉर्ड्स होने के बावजूद सैफ अली लापरवाही से नहीं चला। कार्रवाई करने से पहले इसे एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन की जरूरत थी। गिल्ड लीडर, मैंने जादुई रुकावट के पीछे एक टावर दरियाफ्त किया है। कस्बे की जासूसी के लिए भेजे गए कातिलों असैसिन्स में से एक ने इत्तला दी। हकलाते हुए इसीसुन ने जारी रखा, मैंने एक बड़ा खजाने का संदूक भी देखा जो मुकम्मल तौर पर मैजिक क्रिस्टल्स से बना है। बाब 1623 कस्बे की सलाहियत। मैजिक क्रिस्टल्स से बना खजाने का संदूक। इसीसुन की रिपोर्ट सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। गार्ड्स डोमेन में खजाने के संदूक ट्रेजर चेस्ट्स इनाम के मौके थे जिनका खिलाड़ी अक्सर सामना करते थे। कोई भी खजाने के संदूक से ताकतवर मोनस्टर्स के मुकाबले में आला मयार की लूट हासिल कर सकता था, जिसका इन्हिसार उसके रैंक पर होता था। आमतौर पर खजाने के संदूक या तो लकड़ी के बने होते थे या धात के। डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के मामले में भी यही सूरत हाल थी। मैजिक क्रिस्टल्स के साथ खजाने का संदूक बनाना महज इसराफ था। कहने की जरूरत नहीं, खजाने का संदूक यकीनी तौर पर कम रैंक का नहीं था। एक कांसी ब्रांज के खजाने के संदूक की लूट पहले ही इसी लेवल के चीफ्टीन रैंक के मोन्स्टर के ड्रॉप्स का मुकाबला कर सकती थी। चाजाई के पुरस्कार लोहा, खुफिया चांदी, फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट। मजीद बढ़ा, जैसे जैसे खिलाड़ी आला सतह के नक्शों की तलाश करते, हर नक्शे में कम खजाने के संदूक होते। लेवल 50 से ऊपर के नक्शों में कांसी के खजाने के संदूक भी इंतहाई नायाब थे। खजाने के संदूकों की लूट उसकी एक वजह थी। इसी लेवल के चीफ्टीन रैंक के मोन्स्टर के ड्रॉप्स के बराबर लूट रखने के बजाय एक कांसी का खजाने का संदूक लेवल 50 प्लस नक्शों में इसी लेवल के लॉर्ड रैंक के मोन्स्टर के बराबर अशिया रखता था। मैजिक क्रिस्टल्स। इसीसुन की रिपोर्ट सुनकर सैफ अली का दिल सदमे से दो चार हो गया। फौरन उसने पूछा, संदूक पर मौजूद रून्स का रंग किया है? गार्ड्स डोमेन में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के खजाने के संदूक थे और अगरचे सबसे आम लकड़ी आधात के बने होते थे, लेकिन गेम में तमाम अशिया लकड़ी आधात के खजाने के संदूकों में महफूज नहीं की जा सकती थी। कुछ खास अशिया को माना कि ज्यादा कसाफत वाले माहौल में जखीरा करने की जरूरत होती थी। इन अशिया के लिए सिस्टम मैजिक क्रिस्टल्स से बने संदूक इस्तेमाल करता था। ऐसे खजाने के संदूक गार्ड्स डोमेन में इंतहाई नायाब थे और कुदरती तौर पर वो आम संदूकों से कहीं ज्यादा कीमती थे। ऐसे संदूकों में मौजूद तमाम अशिया गार्ड्स डोमेन में मुनफरिद थीं। इन अशिया की कोई नकल नहीं थी। इन मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट का रैंकिंग सिस्टम भी आम खजाने के संदूकों से मुख्तलिफ था। उनके रैंक्स क्रिस्टल पर कंदा रूनस के रंग पर मबनी थे। रूनस चांदी, सुनहरी और जामनी रंग में आते थे। चांदी फहरिस्त में सबसे नीचे था, जबकि जामनी रूनस बेहतरीन अशिया पेश करते थे। सुनहरी। इसीसुन ने करीब से देखने के बाद जवाब दिया, सुनहरी। सैफ अली फौरन खुश हो गया। ठीक है, हम फौरन वहां जा रहे हैं। गार्ड्स डोमेन में
एक सिल्वर मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के बराबर था, एक गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट एपिक ट्रेजर चेस्ट के बराबर था, और एक पर्पल मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट इंफीरियर लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट इससे ज्यादा के बराबर था। सैफ अली ने माजी में सिर्फ सिल्वर मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट देखे थे, कभी गोल्ड नहीं, लेकिन इसने अफवाहें सुनी थीं कि कौसटार स्टार, जो गार्ड्स डोमेन के 12 मुकद्दस अल्फामिंट लिस्ट्स 12 सीक्रेट में से एक था, ने एक गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट खोला था। यही वो वजह थी कि इसने 12 मुकद्दस अल्फामिंट लिस्ट्स में से एक के तौर पर अपनी पोजीशन महफूज कर ली थी। मजीद बरा दीगर 11 के बरक्स, जिन्हें वक्ता फौकता तब्दील किया जाता रहा, कौसटार ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। बदकिस्मती से कोई नहीं जानता था कि उसने गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट से क्या हासिल किया था। सैफ अली और उसकी बाकी टीम जल्द ही सफेद टावर के सामने पहुंच गई। टावर सिर्फ 5 मंजिला ऊंचा था और टावर की नोक पर एक सिया मोती था जो खौफनाक हाला खारिज कर रहा था। जब यह हाला टीम पर पड़ा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मॉन्स्टर उन्हें देख रहा हो। यहां तक कि सिया मोती के अर्द गिर्द मौजूद माना भी मुंजमद लग रहा था। मोती के अर्द गिर्द माना का कोई बहाव नहीं था। टावर की दीवारों पर बेशुमार खुदाई रूनस कंदा थे और उन्होंने टावर के अर्द गिर्द हल्के नीले रंग की दिफाई रुकावट बना रखी थी जो नाकाबिल तस्खीर लग रही थी। ताहम ज्यादातर लोगों के बरक्स सैफ अली जानता था कि रुकावट कोई आम दिफाई जादुई ईरे मैजिक अरे नहीं थी। टावर की दीवारों में कंदा जादुई ईरे कदीम जमाने से बची हुई थी। मौजूदा जादुई ईरे इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मजीद बरा ईरे की पेचीदगी की बुनियाद पर सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि यह मास्टर मैजिक ईरे से भी आगे की चीज थी। यहां तक कि टायर 4 का वजूद भी रुकावट पर खराश नहीं डाल सकेगा और इसे देखते हुए एक तरफ खड़े होने पर मजबूर हो जाएगा। दिलचस्प बात यह थी कि टावर के करीब कोई मॉन्स्टर नहीं था। घूमने वाले डेमन सुपरवाइजर्स और डेमन कुनवारियर्स ने सिर्फ एक लम्हे के लिए इसे घूरा और आगे बढ़ गए। किसी भी शैतानी मखलूक ने सफेद टावर के 100 गज के अंदर आने की जुर्रत नहीं की। दरी असना टावर की खुली छत वाली सबसे ऊपर की मंजिल पर एक मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट रखा हुआ था और जैसा कि इसिसुन ने इत्तला दी थी, खजाने का संदूक सुनहरी रूनस से ढका हुआ था। खजाने का संदूक इतना माना खारिज कर रहा था कि उसने अपने अर्द गिर्द सफेद धुंध पैदा कर दी थी। इस मंजर को देखकर एक बेवकूफ भी समझ जाएगा कि संदूक आम से बहुत दूर था। सैफ अली की टीम के तमाम खिलाड़ी खजाने के संदूक को घूरते हुए राल टपका रहे थे। सब लोग तैयार हो जाओ, हम पहले आसपास के मोनस्टर्स को खत्म करेंगे, सैफ अली ने फौरन हुक्म दिया। अगरचे वो नहीं जानता था कि कोई भी मॉन्स्टर टावर के करीब क्यों नहीं जाएगा, लेकिन इलाके में अब भी उनमें से 500 से ज्यादा मौजूद थे। अगर उन्होंने मोनस्टर्स का सफाया न किया तो वो कभी भी टावर के करीब नहीं जा सकेंगे बगैर उसके कि उनका पता चल जाए। इसके बाद सैफ अली ने अपने 5 ग्रेट लॉर्ड्स को कंट्रोल किया और डेमन सुपरवाइजर्स और डेमन कुनवारियर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू किया और मश्क शदा तंजीम के साथ शैतानी मखलूकात को मार डाला। डेमन रूलर की मदद से सैफ अली के ग्रेट लॉर्ड्स बैक वक्त तकरीबन 20 डेमन सुपरवाइजर्स और डेमन कुनवारियर्स को टैंक कर सकते थे। दुश्मन शैतानी मखलूकात को इकट्ठा करने के बाद सैफ अली ने फुलियम डोमेन का इस्तेमाल किया और बुलंद शोलों ने मोनस्टर्स को निगल लिया, जिससे हर सेकंड में कई लाख का नुकसान हुआ। इस मकाम पर फुलियम डोमेन टायर 2 के मंत्रों से कहीं ज्यादा मजबूत था। दर हकीकत ये तकरीबन टायर 3 के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मंत्रों से आगे निकल चुका था। जब तक फुलियम डोमेन खत्म हुआ, डेमन सुपरवाइजर्स और डेमन कुनवारियर्स तकरीबन 40 लाख HP खो चुके थे। इसके फौरन बाद फटने वाले तीरों एक्सप्लोडिंग एरोज की बौछार शैतानी मखलूकात पर टकराई। हर तीर ने तकरीबन 300,000 का नुकसान पहुंचाया। डेमन सुपरवाइजर्स और डेमन कुनवारियर्स बहुत तेजी से सैफ अली की टीम के लिए एक स्पी बन गए। जब ग्रुप ने टावर के अर्द गिर्द मौजूद 500 या इससे ज्यादा शैतानी मखलूकात को शिकस्त दी तो लेवल 45 के कुछ खिलाड़ी लेवल 46 पर पहुंच गए। ताहम लेवल 47 के खिलाड़ियों को लेवल 48 तक पहुंचने में अभी कुछ वक्त दरकार था। जहां तक लूट का ताल्लुक था, टीम ने कस्बे के बैरूनी इलाके में ड्रॉप से कहीं ज्यादा हासिल किया। 100 से ज्यादा लेवल 60 प्लस हथियार और साजो सामान गिरे थे और उनमें से 30 से ज्यादा पुरअसरार लोहे के रैंक के थे।
इसके अलावा काफी मिकदार में माना और गिरा था। 500 से ज्यादा मोनस्टर्स को मारने से सैफ अली को तकरीबन 1000 माना और के टुकड़े मिले, जिससे कल तादाद 5000 से तजावुज कर गई। इसके साथ हमारे पास माना टावर तामीर करने के लिए काफी से ज्यादा माना और होना चाहिए। सैफ अली अपने बैग में मौजूद माना और को देखते हुए इत्मीनान से मुस्कराए बगैर न रह सका। बोनलेस लैंड का सफर यकीनी तौर पर फायदेमंद रहा था। माना टावर उन सबसे अहम इमदादी इमारतों में से एक था जो किसी गिल्ड सिटी के पास हो सकती थी। ये गिल्ड सिटी और गिल्ड टाउन के दरमियान फर्क करने वाला नुक्ता था। आमतौर पर गिल्ड्स शहर हासिल करते ही अपना माना टावर तामीर करती थी, लेकिन माना और की अचानक मांग की वजह से जीरो विंग सिटी के पास अब तक अपना माना टावर तामीर करने के लिए काफी मिकदार नहीं थी। ये एक हकीकी गिल्ड सिटी बनने के काबिल नहीं रहा था। अब जबकि इसके पास काफी माना और था, वो वापस आते ही जीरो विंग सिटी के माना टावर की तामीर शुरू कर सकता था। आसपास के मोनस्टर्स से निपटने के बाद जीरो विंग के अराकीन टावर के करीब पहुंच गए। ताहम जैसे ही उन्होंने टावर के 100 गज के अंदर कदम रखा, इसकी नोक पर मौजूद सिया मोती तवानाई से चमकने लगा। फिर इसने करीब आने वाले हुजूम पर सिया रोशनी की बेशुमार शुआएं फायर की। बेखबरी में शुआएं जीरो विंग के अराकीन से टकराईं। न सिर्फ उन्हें 100 गज के दायरे से बाहर फेंक दिया गया, बल्कि उन्होंने अपनी का 20% भी खो दिया। अगरचे यूजीपिंग जैसे कुछ माहिरीन ने तेजी से रद्द अमल जाहिर किया और अपने हथियारों से अपना दिफा किया, लेकिन असर ने फिर भी उन्हें 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रोशन पहलू यह था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिया शुआओं की पहली लहर के बाद सिर्फ 100 के करीब खिलाड़ी टावर के 100 गज के अंदर रह गए। बाकी टीम को पीछे फेंक दिया गया था। एक लम्हे बाद सिया मोती ने शुआओं के हमलों की एक और लहर शुरू की। इस बार ज्यादा शुआओं ने हर खिलाड़ी को निशाना बनाया। पहली लहर के दौरान हर खिलाड़ी को सिर्फ 3 शुआओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें 4 का सामना करना पड़ा। मजीद बरा, हर बार जब सिया मोती हमला करता तो हर खिलाड़ी को एक इजाफी शुआ से निपटना पड़ता। हुजूम जितनी देर तक 100 गज की हद के अंदर रहा, हमले इतने ही शदीद होते गए। जब सिया मोती ने हर खिलाड़ी पर 10 से ज्यादा शुआएं दाग, तो यूजीपिंग के मेयार के माहिरीन को भी हद से बाहर फेंक दिया गया। कोई ताज्जुब नहीं कि मोनस्टर्स टावर से गुरेज करते थे। ये दिफाई खुसूसियत वाकई हैरत अंगेज है। सैफ अली को एहसास हुआ जब उसने अपने साथियों को पीछे की तरफ उड़ते हुए देखा। इसी वक्त वो खुशी से मगलूब हो गया। गॉड्स डोमेन में हर लोस्ट टाउन की अपनी मुनफरिद सलाहियत थी। वाज़े तौर पर यह दिफाई खुसूसियत इस लोस्ट टाउन की सलाहियत थी। अगरचे सैफ अली ने दिफाई खुसूसियत को सिर्फ चंद लम्हों के लिए देखा था, लेकिन इसने खुसूसियत के असल मकसद को समझ लिया था। हकीकत में दिफाई खुसूसियत का मकसद वाकई दुश्मनों को दूर रखना नहीं था, बल्कि ये खिलाड़ियों को अपने जंगी मयार को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक तरबियती आला था। ये एक इंतहाई नायाब सलाहियत थी, यहां तक कि गॉड्स डोमेन के मुख्तलिफ लोस्ट टाउन्स में भी। बाब 1624 फर्क टावर के करीब जाने की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद जीरो विंग और व्हाइट टाइगर डवजो का कोई भी रुकन 70 गज के अंदर नहीं पहुंच सका, इससे पहले कि उन्हें 100 गज की हद से बाहर फेंक दिया जाता। कितना ताकतवर जाल है, लानत! सिस्टम यकीनी तौर पर जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने वो खजाने का संदूक वहां ऊपर सिर्फ हमें चढ़ाने के लिए रखा है। ये मुज़हका खेज है। टावर की 100 गज की हद के अंदर साइलेंसिंग के असर के साथ उन सिया शुआओं में से 10 से ज्यादा का एक साथ मुकाबला करना नामुमकिन है। वो शुआएं बहुत तेज भी हैं। सब ने टावर की नोक पर मौजूद सिया मोती को नाराजगी से देखा। उन्हें लगा कि सिस्टम उनके साथ खेल रहा है। उनके तकरीबन 700 खिलाड़ियों में यूजीपिंग की कारकर्दगी बेहतरीन थी। ताहम यहां तक कि यूजीपिंग भी 1 दर्जन से ज्यादा सिया शुआओं के जरिए बाहर निकाले जाने से पहले सिर्फ 72 गज के निशान तक पहुंच सका था। यूजीपिंग के जंगी मेयार आसानी से इनके ग्रुप के सरे-फहरिस्त खिलाड़ियों में शुमार होते थे, फिर भी वो भी टावर तक नहीं पहुंच सका। जब उन्होंने सोचा कि उन्हें टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट को छोड़ना पड़ सकता है, तो गुस्से और मायूसी ने उनके दिलों को चीर दिया। ये बच्चे वाकई चीजों को मामूली समझते हैं। सैफ अली, जो बेहरकत रहा था,
ने सर हिलाया और हंसा जब उसने अपनी टीम के अराकीन को बुड़बुड़ाते हुए सुना। इसके बाद उसने टावर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही सैफ अली टावर के करीब पहुंचा, सब ने अपनी नजरें इसकी तरफ मोड़ दें। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम भी टावर तक पहुंचने की कोशिश करने जा रहे हैं। उनकी महारत की सतह के साथ मुझे हैरत है कि वो कितनी दूर जाएंगे। ये जाल बहुत मुश्किल है। अगरचे गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम शानदार तौर पर मजबूत हैं, मुझे शक है कि वो 50 गज के निशान से आगे बढ़ पाएंगे। मुझे इस बारे में इतना यकीन नहीं है। हमें 70 गज के निशान तक पहुंचने से पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा शुआओं का सामना करना पड़ा। 50 प्लस रेंज में मैं शर्त लगाता हूं कि टावर 30 से ज्यादा शुआएं फायर करेगा। यहां तक कि अगर गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम के पास खौफनाक इट्रीबिविट्स हैं, तब भी इतने सारे हमलों से निपटना नामुमकिन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो 60 गज के निशान से भी आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ही व्हाइट टाइगर डबजो के हुजूम ने सैफ अली को टावर के करीब आते देखा, उन्होंने आपस में खामोश बहस शुरू कर दी। वो स्टारमोन किंगडम के अफसानवी माहिर की सलाहियतों को देखने के लिए मुतजस्सिस थे। सच तो ये है कि जब व्हाइट टाइगर डबजो ने उन्हें जीरो विंग के साथ तरबियत के लिए भेजा था तो वो नाखुश थे। वो हकीकी दुनिया में मुस्तनद लड़ाका माहिरीन थे, फिर भी वो एक वर्चुअल माहिर के तहत तरबियत हासिल कर रहे थे। ये एक मजाक था। ताहम गार्ड्स डोमेन में कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये वर्चुअल रियलिटी गेम मामूली से बहुत दूर थी। बहुत सी तकनीकें जो हकीकी दुनिया में अंजाम देना नामुमकिन थीं, गार्ड्स डोमेन में आसानी से मुकम्मल की जा सकती थी। ये माफौक अलफितरत जंगी तरीका वाकई नशा आवर था। जीरो विंग के साथ तरबियत और जीरो विंग के बैटल अरीना में दूसरे खिलाड़ियों से लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सलाहियतों और तजर्बाकार खिलाड़ियों के दरमियान कितना बड़ा फर्क है। अगरचे वो शुरू में गार्ड्स डोमेन के तजर्बाकार खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सके थे, ताहम वो इतने मजबूत हो गए थे कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन के बैटल एरिना में माहिर खिलाड़ियों के खिलाफ खड़े हो सके। अब वो गार्ड्स डोमेन के जंगी तरीकाकार को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्हें एहसास हुआ कि सैफ अली कितना ताकतवर था। आखिरकार उन्होंने पहले बहुत से माहिरीन की जंगी वीडियोस देखी थीं, जिनमें सैफ अली की माजी की लड़ाइयों की रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। इन लड़ाइयों में सैफ अली को यकीनी तौर पर एक मॉन्स्टर कहा जा सकता था। सैफ अली की लड़ाइयां देखने के बाद वो इस शख्स की तारीफ करने लगे थे। ताहम टावर की दिफाई खुसूसियत ने किसी के जंगी मेयार का इम्तिहान लिया। बुनियादी इट्रीबिविट्स का इससे बहुत कम ताल्लुक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सैफ अली के इट्रीबिविट्स उनसे नुमाया तौर पर ज्यादा थे, और अगरचे इसके जंगी मेयार शानदार थे, फिर भी इसकी हुदूद होनी चाहिए। गिल्ड लीडर जाती तौर पर हरकत कर रहे हैं। जबरदस्त। अब हमें कुछ देखने को मिलेगा। व्हाइट टाइगर डबजो के शागिर्दों के शकूक व शुबहात के बरक्स जीरो विंग के अराकीन वाज़े तौर पर पुरजोश थे। उन्होंने सैफ अली की हर हरकत पर गहरी तवज्जो दी, उसकी हकीकी ताकत की एक झलक देखने की उम्मीद में। आमतौर पर उन्हें यह देखने को नहीं मिलता था, और पिछली लड़ाइयों में सैफ अली ने ज्यादातर अपने 5 ग्रेट लॉर्ड्स पर इन्हिसार किया था। उन्होंने सैफ अली की हकीकी सलाहियतों की बमुश्किल एक झलक देखी थी। यू जीपिंग जैसे माहिरीन ने भी सैफ अली को तजस्सुस से देखा। वो सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि उनके और उनके गिल्ड लीडर के दरमियान कितना फर्क मौजूद है। सैफ अली तेजी से 100 गज के निशान पर पहुंच गया, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर वो टावर्स की तरफ नहीं भागा जैसा कि पिछले खिलाड़ियों ने किया था। इसके बजाय वो सियामोती की हमले की हद में होने के बावजूद इत्मीनान से चलता रहा। गिल्ड लीडर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो पानी का इम्तिहान ले रहे हैं? सैफ अली के इक़दामात ने इसकी टीम के अराकीन को उलझा दिया। उन्होंने अपनी पिछली कोशिशों के दौरान सियामोती के हमले के तरीकाकार को वाज़े तौर पर समझ लिया था। न सिर्फ सियामोती के हमलों की ताकत में इजाफा होता था जैसे जैसे वो टावर के करीब जाते, बल्कि इसने ज्यादा कसरत से हमले भी शुरू किए। अगर कोई टावर तक पहुंचने का बेहतर मौका चाहता था तो उसे तेजी से हरकत करने की जरूरत थी। उन्हें वर्ब एओर्ब के हमलों को रोकने की भी जरूरत थी। फिर भी सैफ अली, इससे पहले कि कोई रद्द अमल जाहिर करता, सियामोती ने सैफ अली पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक रोशनी की 2 शुआएं सैफ अली के अहम मकामात की तरफ गोली की तरह बढ़ीं। इस वक्त जब 2 शुआएं टकराने वाली थीं,
सैफ अली अचानक रुक गया और थोड़ा सा मुड़ गया। उसने इब्बिसिल ब्लेड, अकलन रे, किलिंग रे को मियान से निकालने की जहमत नहीं की। जू सब ने मायूसी से देखा कि 2 शुआएं उनके गिल्ड लीडर को चीर गईं। ताहम हमलों ने सैफ अली को 100 गज के इलाके से बाहर नहीं फेंका और उसने एक बार फिर टावर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? क्या इसने उन्हें चकमा दिया? खिलाड़ियों के तासुरात उलझन से बिगड़ गए। इसके बाद सियामोती ने हमलों की एक और लहर शुरू की। इस बार उसने 3 शुआएं फायर की। जैसे जैसे सैफ अली टावर के करीब गया, शुआएं पिछले हमलों की निस्बत बहुत जल्द सैफ अली तक पहुंच गईं, जिससे उनके हदफ को रद्द अमल जाहिर करने के लिए कम वक्त मिला। टीम के अराकीन ने सैफ अली को खुली आंखों से तवक्को के साथ देखा। ये आदमी इस बार क्या करने वाला था? ताहम उनकी मायूसी के लिए सैफ अली ने पहले की तरह ही रद्द अमल जाहिर किया, रुककर और एक तरफ हिटकर। पिछले हमलों की तरह शुआएं इसके जिस्म से बगैर किसी नुकसान के गुजर गईं और उसके पीछे जमीन से टकरा गईं। सैफ अली मुसलसल इसी तरह टावर के करीब होता गया। 95 गज, 90 गज, 80 गज। शुआएं जिन्होंने सबको मार मार कर बेहोश कर दिया था, सैफ अली के लिए अमली तौर पर गैर मौजूद थीं। वो बार बार उसके अंदर से बगैर किसी नुकसान के गुजरी और उसके पीछे जमीन में छोटे गड़े बना दिए। सैफ अली तेजी से 72 गज के निशान तक पहुंच गया, जो यू जीपिंग का रिकॉर्ड फासिला था। ताहम उसने अपना नुक्ता नजर शुरू करने के बाद से एक बार भी अपने दिफा के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। दर हकीकत उसने अपने हथियारों को छुआ तक नहीं था। क्या सियामोती टूट गया है? क्या सिस्टम ने कोई गलती की है? व्हाइट टाइगर डबजो के शागिर्द सदमे से मुंह खोले देखते रहे जब सैफ अली टावर के करीब ऐसे बढ़ रहा था जैसे वो अपने घर के पिछवाड़े में टहल रहा हो। इनकी राय में सैफ अली ने इस तमाम वक्त में कुछ भी नहीं किया था। वाहिद वजाहत जो वो सोच सकते थे वो ये थी कि सिस्टम ने कोई गलती की है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली इतना खुशकिस्मत होगा। ये देखकर कुछ मुतजस्सिस व्हाइट टाइगर डबजो के शागिर्दों ने दोबारा टेस्ट करने का फैसला किया। ताहम जब उन्होंने सिया शॉओं को टकराने दिया तो उन्हें फौरन पीछे फेंक दिया गया। नामुमकिन, गिल्ड लीडर ये कैसे कर रहे हैं? सियामोती के हमले उन्हें क्यों नहीं लग रहे? व्हाइट टाइगर डबजो के तमाशाइयों की आंखें उनके सॉकेट से बाहर निकल आईं जब उन्होंने देखा कि उनके साथियों को 100 गज के निशान से बाहर उड़ा दिया गया। तो ये गिल्ड लीडर और मेरे दरमियान फर्क है। यू जीपिंग ने एक तल्ख मुस्कुराहट जाहिर की जब इसने सैफ अली को 50 गज के निशान से आगे बढ़ते देखा। अगरचे वो अपने और जीरो विंग के चोटी के माहिरीन के दरमियान बड़े फर्क से वाकिफ था, लेकिन इसे ये एहसास नहीं था कि उनके दरमियान फर्क इतना वसी है, चाजाई के इसकी सलाहियतों और जीरो विंग के अफसानवी माहिर के दरमियान फर्क। 1 मिनट से भी कम वक्त में सैफ अली टावर के दामन में पहुंच गया, जिस मकाम पर टावर की दिफाई जादुई ईरे गैर फाल हो गई। बाब 1625 जैकपॉट। जैसे ही सफेद टावर की दिफाई जादुई ईरे रोशनी के जर्रात में तब्दील होकर गायब हुई, टावर के अर्द गिर्द वक्त जैसे थम गया। जीरो विंग के अराकीन और व्हाइट टाइगर डबजो के शागिर्द दोनों खाली चेहरों के साथ घूरते रहे। वो गुजर गया। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? उसने अपने हथियार भी इस्तेमाल नहीं किए। हाँ, यही बात होगी। हम जरूर ख्वाब देख रहे हैं। ऐसी चीज कैसे मुमकिन हो सकती है? कोई खिलाड़ी इतने हमलों से नहीं बच सकता। क्या गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम असल में भेस में कोई एनपीसी हो सकते हैं? कुछ वक्त के लिए खिलाड़ियों ने सैफ अली के बारे में अपने अंदाजे शेयर किए। वो बस इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है। वो 70 गज के निशान तक भी नहीं पहुंच पाए थे इससे पहले कि उन्हें वापस इब्तिदाई मकाम पर भेज दिया गया। फिर भी सैफ अली इस इलाके से ऐसे गुजरा जैसे अपने घर के पिछवाड़े में टहल रहा हो। यहां तक कि जब वो 50 गज के निशान के करीब पहुंचा और 30 से ज्यादा शुआओं का सामना किया, तब भी वो आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ता रहा। इससे कत नजर के सियामोती के हमले की शरह कितनी तेज हो गई थी, सैफ अली की रफ्तार मुतासिर नहीं हुई। जब सैफ अली ने 50 गज का निशान उबूर किया तो शुआओं ने हमलों के दरमियान में अपने हमले के रास्ते तब्दील कर लिए। 30 गज के निशान तक पहुंचने के बाद उन्होंने सैफ अली पर अतराफ और पीछे से हमला करने के लिए मुड़ना भी शुरू कर दिया।
जीरो विंग और व्हाइट टाइगर डब्जो के अराकीन ने अजियत में हमलों को देखा। न सिर्फ खिलाड़ियों को सियामोती के अपने हमले के रास्ते तब्दील करने के बारे में फिक्रमंद होना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने अतराफ और पीछे से होने वाले हमलों के बारे में भी फिक्रमंद होना पड़ा। मजीद बड़ा, हर हमला बैक वक्त टकराया। एक ही समत से हमलों को रोकना पहले ही नामुमकिन था, चजाए कि उनमें से हर एक को चकमा देना और रोकना। ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि सियामोती सैफ अली से डरता हुआ लग रहा था। जब सैफ अली टावर की तरफ बढ़ रहा था, मोती के हर्षवाई हमले ने इससे गुरेज किया। ये पहले ही गार्ड्स डोमेन के बारे में इनके इल्म से बहुत आगे था। जब व्हाइट टाइगर डब्जो के शागिर्दों ने सैफ अली को देखा तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। उनकी अकीदत के अलावा वो एक ऐसी हकीकत के बारे में मजीद जानने के लिए खौफजदा और पुरजोश थे जिसे उन्होंने कभी दरियाफ्त नहीं किया था। अगरचे हर कोई ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि सैफ अली ने टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि सफेद टावर की दिफाई जादुई इरे गायब हो चुकी थी। इसमें भी कोई शक नहीं था कि जो कुछ अभी हुआ वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। जीरो विंग का गिल्ड लीडर असल में इतना ताकतवर है का वो इंसान भी है। व्हाइट टाइगर डब्जो के तमाम शागिर्द लड़ाका माहिरीन थे, और अगरचे उन्होंने ये नहीं देखा था कि सैफ अली ने बिल्कुल किया, वो जानते थे कि उनके दरमियान वसी फर्क सिर्फ बुनियादी एट्रीब्यूट्स की हद तक सादा नहीं था। सैफ अली जंगी मेयार में भी उनसे बहुत आगे था। जब उन्होंने सैफ अली की ताकत के बारे में सोचा तो उन्होंने जीरो विंग के अंदरूनी अराकीन पर रश्क किया। जीरो विंग के अराकीन के बरक्स, वो यहां सिर्फ इसलिए थे क्योंकि व्हाइट टाइगर डब्जो ने जीरो विंग को उन्हें तरबियत देने का कमीशन दिया था। एक बार जब वो काफी ताकतवर हो जाएंगे, जीरो विंग उनकी तरबियत रोक देगा। दूसरी तरफ जीरो विंग और बिलवास्ता तौर पर सैफ अली जीरो विंग के अंदरूनी अराकीन को उनकी मुकम्मल सलाहियत तक तरबियत देंगे। सैफ अली ने सफेद टावर के दामन में खड़े होकर अपने खिलाड़ियों की खामोश गुफ्तगू पर सिर्फ हंसी उड़ाई। फिर इसने मजबूती से बंद दरवाजों को धकेला, इस बारे में मुतजस्सिस के आगे किया है। सियामोती के हमलों का जाती तौर पर तजुर्बा करने के बाद सैफ अली को मजीद यकीन हो गया था कि ये आला कदीम जमाने से चला आ रहा है। इसे ये भी यकीन था कि ये खिलाड़ियों के जंगी मेयार को तरबियत देने के लिए था। 50 गज के निशान को उबूर करने के लिए खिलाड़ियों को हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रेल्म तक पहुंचना और अपने गिरदोनवा का मुसलसल मुशाहिदा करने के काबिल होना जरूरी था। 30 गज के निशान को उबूर करने के लिए खिलाड़ियों को रिफाइनमेंट रेल्म तक पहुंचना जरूरी था। अपनी नक्ल व हरकत पर कतई कंट्रोल के बगैर खिलाड़ी बैक वक्त मुख्तलिफ हमलों को चकमा देने और रोकने के काबिल नहीं होंगे। जिस्मानी कंट्रोल के अलावा खिलाड़ियों को 30 गज के निशान से आगे बढ़ने के लिए अपने माहौल के अंदर नक्ल व हरकत का दुरुस्त फैसला करना जरूरी था। जो खिलाड़ी टावर के दामन तक पहुंच सकते थे वो रिफाइनमेंट रीलिम की हद तक पहुंच चुके थे। उन्हें हाफ स्टेप फुलविंग वाटर रीलिम फ्लोइंग वाटर रेल्म के माहिरीन कहना मुबालगा आराई नहीं होगी। व्हाइट टाइगर डब्जो के शागिर्दों और जीरो विंग के अंदरूनी अराकीन के लिए जो अभी तक हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रीलिम तक नहीं पहुंचे थे, टावर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि शाइस्ता, फायर डांस और जीरो विंग के दीगर रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन भी गालिबन टावर तक पहुंचने के लिए जिदोजहद करेंगे। सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि टावर खिलाड़ियों को रिफाइनमेंट रीलिम तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक बेहतरीन टूल था। सियामोती मोनेस्ट्रस जैसा हमला करने का तरीका इस्तेमाल नहीं करता था जो खिलाड़ियों के कमजोर मकामात को मुसलसल निशाना नहीं बनाते। यहां तक कि रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन का एक ग्रुप भी ऐसा नतीजा बरामद नहीं कर सकता था। वाहिद मनफी पहलू यह था कि सियामोती के हमले यकसानियत वाले थे और तब्दीली के मुताबिक ढल नहीं सकते थे। यहां तक कि जब शुआओं ने अपने रास्ते को एडजस्ट किया मोड़े, उनके पैटर्न तयशदा थे, माहिर खिलाड़ियों के बरक्स जो अपनी सूरत हाल के मुताबिक अपने हमले के पैटर्न को तब्दील करते थे। यही वजह थी कि सैफ अली अपने हथियारों का इस्तेमाल किए बगैर टावर के नीचे तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। ताहम सैफ अली इस नतीजे से मुतमईन था। आखिरकार उसने गार्ड्स डोमेन में पहले कभी ऐसे तरबियती आले के बारे में नहीं सुना था। अगर वो इस आले को इस्तेमाल कर सकता तो माहिरीन की एक खेप तैयार करना आसान हो जाता। अगरचे ये माहिरीन रिफाइनमेंट रीलिम तक पहुंचते हैं या नहीं उसका इन्हिसार उनकी इनफरादी सलाहियतों पर होगा। ज्यादा से ज्यादा तरबियती आला मदद फराहम कर सकता है
उन मोड़ और पेचीदगियों को कम कर सकता है जिनका खिलाड़ियों को रिफाइनमेंट रीलिम की तरफ सफर करते हुए सामना करना पड़ता। ये इस बात की जमानत नहीं देता था कि खिलाड़ी एक खास मेयार तक पहुंच जाएंगे। बिलाशुबा अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इस तरबियती आले के बारे में मालूम हो जाता तो सैफ अली को कोई शक नहीं था कि वो इस लोस्ट टाउन को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगरचे मुख्तलिफ सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर गिल्ड्स के पास अपने तरबियती निज़ाम और आलात थे, जिनमें से ज़्यादातर सफ़ेद टावर से आला मेयार के तरीके रखते थे, लेकिन इन निज़ामों और आलात को बरकरार रखने के लिए वसाइल की भारी मिक़दार दरकार होती थी। वो एक वक्त में सिर्फ थोड़ी सी तादाद में खिलाड़ियों की परवरिश भी कर सकते थे। इसके बरक्स सफ़ेद टावर तकरीबन 700 खिलाड़ियों पर बैक वक्त और बगैर किसी दबाव के बमबारी कर सकता था। ये अकेला ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स को हरकत में लाने के लिए काफ़ी से ज़्यादा था। सैफ अली ने यह बताने की जहमत नहीं की कि वो टावर तक कैसे पहुंचा। जीरो विंग के मौजूदा अंदरूनी अराकीन और वाइट टाइगर डब्जो के शागिर्दों के लिए इस तरबियती आले को अपनाना अभी बहुत जल्दी थी। उन्होंने अभी तक बहुत सी बुनियादी बातें नहीं समझी थी। बैक वक्त इतने सारे होशियार हमलों का मुकाबला करना उनके लिए नामुमकिन था। सिस्टम उन्हें सिर्फ मारेगा, तरबियत नहीं देगा। दरी असना जैसे ही सैफ अली टावर में दाखिल हुआ, एक कुशादा कदीम हाल उसके सामने नमूदार हुआ। बाहर से सफेद टावर खास तौर पर बड़ा नहीं लगता था, ताहम इसका अंदरूनी हिस्सा एक स्टेडियम जैसा था जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग समा सकते थे। हाल में मुख्तलिफ कदीम हथियार नुमाइश के लिए रखे गए थे और ये एक असलहा खाने जैसा लगता था। सैफ अली अपने अर्द गिर्द के हथियारों को देखकर हैरत ज़दा रह गया। इस हाल में मौजूद हर एक हथियार माना की कसीफ मिकदार खारिज कर रहा था। एक नज़र में ये वाज़ेह था कि ये हथियार उन आम हथियारों से कहीं ज्यादा बेहतर थे जो ज्यादातर खिलाड़ी खेल के इस मरहले पर इस्तेमाल करते थे। ये एक असलहा खाना है। सैफ अली उलझन में था जब उसने नुमाइश में रखे हथियारों को देखा। फिर वो हथियारों के रैक में से एक के करीब गया और मुआयने के लिए एक नेज़ा उठाया। जब इसने नेज़े का एट्रीब्यूट पैनल पढ़ा तो सैफ अली फौरन खुश हो गया। वो इतना पुरजोश था कि उसकी जिल्द पर रोंगटे खड़े होने लगे। माना वेपन्स, माना वेपन्स, क्या यहाँ हर हथियार एक माना वेपन है? सैफ अली ने सदमे में अपने गिरदोनवा का जायजा लिया। हाल में आसानी से 10,000 से ज्यादा हथियार मौजूद थे। गार्ड्स डोमेन में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के हथियार और साजो सामान थे, जिनमें से ज्यादातर 3 अहम जुमरों में आते थे। पहली आम किस्म थी। इससे मुराद वो हथियार और साजो सामान थे जो ज्यादातर खिलाड़ी फी अलहाल इस्तेमाल करते थे। एक ही क्लास के खिलाड़ी इस किस्म के हथियारों और साजो सामान की तिजारत और इस्तेमाल कर सकते थे। जंग में उनकी पायदारी डुबलाटी कम हो जाती, लेकिन लड़ाई से बाहर उनकी मुरम्मत की जा सकती थी। दूसरी किस्म मुनफरिद किस्म थी। मखसूस खिलाड़ी उन हथियारों और साजो सामान को इस्तेमाल कर सकते थे, यहां तक कि अगर कोई दूसरा खिलाड़ी इसे उठा लेता तो वो आइटम उनके लिए बेकार होता। आम किस्म की तरह ये हथियार और साजो सामान जंग में पायदारी खो देते, लेकिन उनकी मरम्मत की जा सकती थी और गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल किया जा सकता था। तीसरी किस्म काबिल खर्च किस्म थी। आम किस्म की तरह एक ही क्लास के लोग काबिल खर्च किस्म के हथियारों की तिजारत और इस्तेमाल कर सकते थे। अगरचे वो जंग में पायदारी नहीं खोते थे, लेकिन उनकी मुरम्मत नहीं की जा सकती थी। एक बार जब उनकी पायदारी खत्म हो जाती तो वो बेकार हो जाते। गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर खिलाड़ी और आम किस्म के हथियार और साजो सामान इस्तेमाल करते थे। ज्यादातर काबिल खर्च किस्म के हथियार और साजो सामान वक्त गुजरने के साथ खो चुके थे। इसकी वजह वो गैर यकीनी सूरत हाल थी जो ये अशिया जंग में पैदा करती थी। ताहम काबिल खर्च किस्म के हथियारों और साजो सामान का एक बहुत बड़ा फायदा था मुतलक ताकत। जब कदीम ज़माने में मुख्तलिफ नस्लों ने गार्ड्स डोमेन बर्रे आज़म पर गलबा हासिल करने के लिए मुकाबला किया था तो इंसानी नस्ल कमज़ोर और मामूली थी। अपने ताकतवर दुश्मनों से बचने के लिए इंसानों ने अपनी ताकत को तेज़ी से बेहतर बनाने का एक तरीका दरियाफ्त किया था। इस तरह काबिल खर्च किस्म के हथियार और साजो सामान वजूद में आए थे। बाब 1626 माना वेपन। काबिल खर्च किस्म के हथियार और साजो सामान अपने आम किस्म के हम मनसबों की तरह काम नहीं करते थे।
आम किस्म के हथियार और साजो सामान ताकत और इस्तेहकाम दोनों को जहन में रखकर डिजाइन किए गए थे, लिहाजा वो सिर्फ इन मवाद की ताकत की एक खास हद तक इस्तेमाल करते थे जो उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरी असना काबिल खर्च किस्म के हथियार और साजो सामान सिर्फ ताकत को जहन में रखकर डिजाइन किए गए थे। ये हथियार और साजो सामान पैदावारी मवाद की कीमत पर काम करते थे, जिसका मतलब था कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। ताहम यही वजह थी कि वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर थे, जिससे उनके सारिफीन को आला टायर के दुश्मनों को चैलेंज करने की इजाजत मिलती थी। माना वेपन्स काबिल खर्च किस्म के हथियारों और साजो सामान की आम नुमाइंदगी करते थे। जैसे ही सैफ अली ने हाल में मौजूद माना वेपन्स को देखा, वो अल्फाज से महरूम हो गया। काबिल खर्च किस्म के हथियारों और साजो सामान की पैदावार गार्ड्स डोमेन में बहुत पहले बंद हो चुकी थी और कोई भी दरियाफ्त शुदा अशिया कदीम जमाने से बची हुई थी। आमतौर पर खिलाड़ियों को ऐसे हथियारों और साजो सामान का सामना करने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। जब माजी में कोई माना वेपन साजो सामान का टुकड़ा सामने आया था, तो खिलाड़ियों ने इस आइटम पर शदीद लड़ाई की थी। आखिरकार आला टायर के माना वेपन्स खिलाड़ियों को आला टायर के मुखालफीन को शिकस्त देने की ताकत दे सकते थे। गार्ड्स डोमेन में कोई भी खिलाड़ी इस लालच का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर भी इसके सामने 10,000 से ज्यादा माना वेपन्स नुमाइश के लिए रखे गए थे। सैफ अली हैरान क्यों ना होता। जैसा कि एक लोस्ट टाउन से तवक्को की जाती है, कोई ताज्जुब नहीं कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स उनके लिए इतनी शिद्दत से लड़ती हैं। सैफ अली ने अफसोस से आह भरी जब इसने अपने हाथ में मौजूद नेज़े के अंदर बहते हुए माना को महसूस किया। माजी में सैफ अली ने फर्ज किया था कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स सिर्फ लोस्ट टाउन्स की सलाहियतों के लिए मुकाबला करती हैं। ताहम ऐसा लगता था कि यह सिर्फ वजह का एक हिस्सा था। इन लोस्ट टाउन्स में मौजूद दौलत गालिबन एक और बड़ा उनसर थी। आम हथियारों के बरक्स माना वेपन्स की लेवल की जरूरत नहीं थी, सिर्फ टायर की जरूरत थी। वो कुछ हद तक मैजिक स्क्रोल्स से मिलते जुलते थे, हालांकि मैजिक स्क्रोल्स माना वेपन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैजिक स्क्रोल्स आमतौर पर एक बार इस्तेमाल होने वाली अशिया थीं, लेकिन माना वेपन्स को इस वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकता था जब तक कि उनकी पायदारी सिफर ना हो जाए। लिहाजा सैफ अली की पिछली जिंदगी में इन हथियारों की मार्केट कीमत इंतहाई ज्यादा थी। माजी में एक टायर एक माना वेपन की कीमत कम अज कम 150 गोल्ड थी, जो टायर एक मैजिक स्क्रोल से कहीं ज्यादा महंगी थी। इसके बावजूद बहुत से खिलाड़ियों ने इसे इस्तेमाल करने के मौका के लिए लड़ाई की थी। आखिरकार गार्ड्स डोमेन की खिलाड़ियों की आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आला टायर्स तक पहुंचा था। तमाम खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकते थे। दरी असना टायर एक माना वेपन्स टायर 2 के खिलाड़ियों के लिए भी अहम मददगार साबित होंगे। इन हथियारों में से एक कम अज कम टायर 2 के खिलाड़ी की जंगी ताकत में 20% इजाफा कर सकता है। अगर टायर 1 का खिलाड़ी टायर 1 माना वेपन इस्तेमाल करता, तो उनकी जंगी ताकत में कम अज कम 50% इजाफा होता। अगरचे ये इजाफा बरसरक स्किल से जितना मुअस्सिर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने इलियट खिलाड़ियों को इसी टायर और लेवल के माहिर खिलाड़ियों का सामना करने की इजाजत दी। बहुत से अमीर इलियट और आम माहिर खिलाड़ियों ने नाजुक हालात में इस्तेमाल करने के लिए टायर 1 माना वेपन्स खरीदे थे। जहां तक टायर 2 माना वेपन्स का ताल्लुक था, वो माजी में कम अज कम 1000 गोल्ड फी अदद में फरोख्त हुए थे। टायर 2 माना वेपन्स टायर 3 के खिलाड़ियों के लिए भी कारामद होंगे। टायर 3 माना वेपन्स और भी ज्यादा खौफनाक थे, यहां तक कि टायर 4 के खिलाड़ियों को भी नुमाया फरोग फराहम करते थे। वो टायर 4 मैजिक स्क्रोल्स से कम कीमती नहीं थे और मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने किसी भी टायर 3 माना वेपन का दावा करने के लिए शिद्दत से लड़ाई की थी जो मिला था। दरी असना हाल में मौजूद ज्यादातर हथियार टायर 1 माना वेपन्स थे। इसके बावजूद सैफ अली ने 1000 से ज्यादा टायर 2 माना वेपन्स देखे और सबसे अहम बात यह कि इसने हाल के मरकज में क्रिस्टल कैबिनेट्स में 12 टायर 3 माना वेपन्स गिने। अगर वो उन तमाम माना वेपन्स को फरोख्त करता, तो वो इतने सके कमाता के मुख्तलिफ सुपर गिल्ड्स की राल टपक पड़ती। जैसे ही सैफ अली ने हर माना वेपन को अपने बैग में जखीरा करने की तैयारी की, सिस्टम की जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम, ये आइटम अभी तक बाउंड है और इसे आपके बैग में जखीरा नहीं किया जा सकता। सिस्टम, अगर आप इस आइटम की पाबंद हैसियत को हटाना चाहते हैं,
तो आपको लोस्ट टाउन का कंट्रोल हासिल करना होगा। यकीनन सिस्टम खिलाड़ियों को इतनी आसानी से इतना फायदा हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। सैफ अली अपने हाथों में मौजूद नेज़े पर तलखी से मुस्कुराया। ताहम मामले पर कुछ सोच विचार करने के बाद इसे ये माकूल लगा। अगर इसे इस हाल में मौजूद हर माना वेपन के साथ जाने की इजाजत दी जाती तो वो लोस्ट टाउन को खुद महफूज करने में नाकाम होने के बावजूद बहुत बड़ा मुनाफा कमाता। ऐसा लगता है कि मेरे पास कस्बे का कंट्रोल संभालने के बाद हथियार जमा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। सैफ अली ने अपनी तवज्जो दोबारा मरकूज की और टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ा। इसी वक्त वो इस लोस्ट टाउन पर कब्जा करने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। अगर इसने इस कस्बे का कंट्रोल संभाल लिया तो न सिर्फ जीरो विंग रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन की परवरिश का एक और तरीका महफूज कर लेगा, बल्कि वो एक बहुत बड़ी दौलत भी कमाएंगे। गिल्ड के पास फिर वो तमाम अफरादी कुव्वत और दौलत होगी जिसकी उसे जरूरत है। इन अवामिल का ख्याल रखने के बाद ये अजीब होगा अगर गिल्ड एक बड़ी ताकत ना बने। जल्द ही सैफ अली टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। दूसरी मंजिल का हाल पहली मंजिल के हाल से वाज़े तौर पर छोटा था और 10 शफाफ भूत इलाके में घूम रहे थे। कुछ ने प्लेट आर्मर पहन रखा था, कुछ ने लेदर आर्मर और कुछ ने क्लॉथ आर्मर। इन भूतों में से हर एक खौफनाक हाला खारिज कर रहा था और सैफ अली ने भी शदीद दबाव महसूस किया जब वो ताकतवर तवानाई में नहाया हुआ था। वानड्रन सिविल अनडेड ग्रैंड लॉर्ड लेवल 80 HP 180 000/180 टायरनेट सिविल अनडेड मीथक लेवल 80 HP 420 000/420 सैफ अली इन तमाम ताकतवर मोनस्टर्स को देखकर अपनी हैरत पर काबू न रख सका और उसके होंठों पर शिकन आ गई। अगर उसे सिर्फ एक लेवल 80 ग्रैंड लॉर्ड का सामना करना पड़ता तो उसे ज्यादा मसला ना होता, लेकिन उसके सामने कल 9 लेवल 80 ग्रैंड लॉर्ड्स थे। मजीद बरा, हर ग्रैंड लॉर्ड के दरमियान फासला अमली तौर पर ना होने के बराबर था। अगर उसने वॉन्डनिंग सोल्स में से किसी एक को अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो इस बात की जमानत थी कि वो दीगर 8 वॉन्डनिंग सोल्स को भी खींच लेगा। ताहम ये 9 वॉन्डनिंग सोल्स इसका सबसे बड़ा मसला नहीं थी। वहां दर हकीकत एक मीथक रैंक की टायरनेट सिविल टायरेंट सोल थी। अगरचे सैफ अली अपनी ताकत को पहचानता था, लेकिन अगर वो ये सोचता कि वो लेवल 80 के मीथक मोन्स्टर को शिकस्त दे सकता है तो वो खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा होगा। दर हकीकत टायरनेट सिविल गालिबन उसे एक ही वार में खत्म कर सकती थी। मेरा अंदाजा है कि सिस्टम किसी को तीसरी मंजिल पर जाने की इजाजत देने का इरादा नहीं रखता। सैफ अली ने सर में दर्द महसूस किया जब इसने टायरनेट सिविल को देखा, जो हाल के बीच में बेहरकत खड़ी थी। तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सर्पिल सीढ़ियां बरा रास्त टायरनेट सिविल के पीछे थीं। सैफ अली ने फर्ज किया था कि वो आसानी से टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल तक जा सकेगा, लेकिन ऐसा लगता था कि मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट हासिल करना इसकी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा। अगर इसे टावर के बाहर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता तो वो गालिबन जीरो विंग और व्हाइट टाइगर डबजो के अराकीन पर इन्हिसार कर सकता था ताकि वो टायरनेट सिविल और वॉन्डनिंग सोल्स से छप कर गुजर सके। ताहम वो अभी तक टावर के बाहर फंसे हुए थे, जैसा कि इसके कंट्रोल में मौजूद 5 ग्रेट लॉर्ड्स। इसके ग्रेट लॉर्ड्स और दीगर खिलाड़ियों के बगैर वॉन्डनिंग सोल्स के हमलों को चकमा देना इंतहाई मुश्किल होगा। अगर टायरनेट सिविल लड़ाई में शामिल हो गई तो वो गालिबन एक लम्हे में मर जाएगा। अगरचे इसके पास नाकाबिल तस्खीर इनवल्नरेबिलिटी स्कल थी, लेकिन इबसोलेविट डोमेन एब्सोलूट डोमेन का दौरानिया 10 सेकंड का मुख्तसर था। दूसरी मंजिल के हाल के किनारे से सीढ़ियों तक भागना और तीसरी मंजिल पर चढ़कर 10 सेकंड में मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट खोलना नामुमकिन था। एक बार जब इबसोलेविट डोमेन का दौरानिया खत्म हो जाता, टायरनेट सिविल इसे नीचे गिरा देती। फिर भी अगर उसने हार मान ली तो वो कभी भी मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट हासिल नहीं कर सकेगा। ये एक गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट भी था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ ऐसी चीज की अफवाहें सुनी थीं। सैफ अली ने फिर खुद को पुरसुकून किया और टायरनेट सिविल और वॉन्डनिंग सोल्स का मुशाहिदा करते हुए हाल के गिर्द घूमा, इस उम्मीद पर कि उसे कोई ऐसा जाविया मिलेगा जिससे वो फायदा उठा सके। लेकिन 10 मिनट से ज्यादा मोनस्टर्स को देखने के बाद
वो कोई मौका तलाश करने में नाकाम रहा। जब वो देख रहा था, टायरनेट सिविल सर्पिल सीढ़ियों के सामने मौत की तरह साकित खड़ी रही। अगर उसने सीढ़ियों के करीब जाने की कोशिश की तो मीथक रैंक का बास गालिबन उसे दरियाफ्त कर लेगा। फायदा उठाने के लिए कोई बैरूनी अवामिल न होने की वजह से सैफ अली अपने बेग को छानने पर मजबूर हो गया, इस उम्मीद पर कि उसे कोई मुफीद चीज मिलेगी। जैसे ही सैफ अली ने हार मानने पर गौर करना शुरू किया, उसने देखा कि इसके पास अभी भी एक टायर 3 डेफनेसो मैजिक स्क्रोल डिफेंसिव मैजिक स्क्रोल मौजूद है। उसने ये स्क्रोल परगटरी सरपंच से हासिल किया था। जैसे ही उसकी नजर स्क्रोल पर पड़ी, सैफ अली की उम्मीदें दोबारा जाग उठीं। एक टायर 3 डेफनेसो मैजिक स्क्रोल थोड़े वक्त के लिए टायर 4 के वजूद के हमलों को भी रोक सकता था। स्क्रोल और उसके इबसोलेविड डोमेन के साथ मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट को महफूज करना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन नहीं था। अब वाहिद मसला टायरनेट सिविल की असल ताकत थी। अगर यह बहुत ज्यादा ताकतवर हुई तो उसे डेफनेसो मैजिक स्क्रोल की रुकावट को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और सैफ अली की मौत यकीनी होगी। कुछ वक्त के लिए अपने इख्तियारात पर गौर करने के बाद सैफ अली ने फैसला किया कि ये कोशिश करने के काबिल है। अगर वो मर गया तो वो ज्यादा से ज्यादा एक लेवल खो देगा। एक गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट के लिए एक लेवल छोटी कीमत थी। इसके बाद सैफ अली ने फैंटम किल का इस्तेमाल किया और अपने डापलगैंगर को एहतियात से हाल के मुखालिफ समत में भेजा। दरी असना सैफ अली ने ओरा ऑफ विंड के गेल डोमेन को फाल करने और आगे बढ़ने से पहले टायर 3 डेफनेसो मैजिक स्क्रोल तैयार किया। जब सैफ अली टायरनेट सिविल और वानड्रन सोलिस के 100 गज के अंदर था तो 10 मोनस्टर्स की आंखों में एक सर्द चमक आई। उन्होंने सैफ अली पर वहशी दरिंदों की तरह हमला किया। टायरनेट सिविल बिजली की तरह हरकत में आई। इससे पहले कि सैफ अली 5 गज भी उबूर करता, मीथक मोन्स्टर उसके सामने नमूदार हो गया। बारीक बास ने पहले ही अपने दाएं हाथ में नीले रंग की बिजली की तलवार बना ली थी और इसे सैफ अली की तरफ नीचे झोल दिया। बाब 1627 मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट। इतना तेज। सैफ अली का रंग सिया पड़ गया जब उसने टायरनेट सिविल को अचानक अपने सामने नमूदार होते देखा। अगरचे वो तवील अरसे से जानता था कि वो लेवल 80 के मीथक मोन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि टायरनेट सिविल इतनी चुस्त होगी। अपनी डार्क आयरन ब्लड लाइन के बावजूद वो टायरनेट सिविल की हरकत करती हुई शक्ल की बमुश्किल एक झलक देख सका। दरी असना टायरनेट सिविल ने सैफ अली को अपने दिफा का कोई मौका नहीं दिया क्योंकि इसने अपने दाएं हाथ में माना इकट्ठा किया और इसे बिजली की तलवार में ढाल दिया। फिर इसने नीली बिजली की तलवार को सैफ अली पर नीचे झोल दिया। बिजली की तलवार ने हुआ को आसानी से चीर दिया और सैफ अली पर गिरते हुए कोई आवाज पैदा नहीं की। ऐसे दूसरे तरीके से कहीं, बिजली की तलवार इतनी तेजी से हरकत कर रही थी कि इससे पैदा होने वाली आवाज भी इसका साथ नहीं दे सकती थी। सैफ अली फौरन समझ गया कि अब इसके लिए अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा करना बहुत देर हो चुकी है। फिर भी अगर उसने बिजली की तलवार को खुद पर लगने दिया तो वो बिलाशुबा मर जाएगा। नाजुक लम्हे में उसने डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल किया। इसके जिस्म से इसके 10 डप्पलगैंगर्स अलग हो गए। फिर उसने फौरन अपने डप्पलगैंगर्स में से एक के साथ पोजीशन तब्दील कर ली। जिस लम्हे सैफ अली ने पोजीशन तब्दील की, जिस डप्पलगैंगर के साथ इसने तबादला किया था, वो टायरनेट सिविल के हाथों आधा कट गया। बिजली की तलवार ने डप्पलगैंगर के पैरों के नीचे एक बारीक दरार भी छोड़ी। ये दरार 50 गज तक फैल गई। सिर्फ एक मुख्तसर लम्हे बाद हुआ कि फटने की आवाज उसके कानों में पड़ी। एक लम्हे के लिए सैफ अली को यह वहम भी हुआ कि टायरनेट सिविल के हमले ने पूरी दूसरी मंजिल को आधा कर दिया है। इसी वक्त जब सैफ अली ने टायरनेट सिविल को देखा, जो गहरे सुनहरी रंग के रूनिक आर्मर में मलबूस थी और उसके सर पर एक सिया ताज था, तो वो शक किए बगैर न रह सका कि यह वाकई एक मीथक मोन्स्टर है। मीथक मोनस्टर्स वाकई ताकतवर थे और शानदार बुनियादी एट्रीब्यूट्स के मालिक थे। ताहम जंगी मेयार के लिहाज से ज्यादातर आम माहिरीन के बराबर थे, जो सिर्फ ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल तक पहुंचने के काबिल थे। ताहम इस एक हमले के जरिए सैफ अली बता सकता था कि टायरनेट सिविल पहले ही रिफाइनमेंट रिलिम के मेयार तक पहुंचने के करीब थी।
इसकी नकलो हरकत में कोई इजाफी अमल नहीं था। इसके पास मौजूद मुतलक रफ्तार समेत टायरनेट सिविल इसी लेवल के टायर 3 माहिरीन की पार्टी का भी कत्ल आम कर सकती थी। अगर डिवाइन स्टेप्स ना होते तो वो बिलाशुबा अभी फौरन मारा जाता। वक्त जाये करने की जुर्रत न करते हुए सैफ अली फौरन सर्पिल सिवियों की तरफ भागा, जबकि इसके 10 डप्पिल गेंगर्स ने टायरनेट सिविल की तवज्जो हटाई। अगरचे डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए तलब किए गए डप्पिल गेंगर्स हमला करने के काबिल नहीं थे, लेकिन वो नाकाबिल तस्खीर भी थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टायरनेट सिविल ने उन पर कैसे हमला किया, वो गैर मुतासिर रहेंगे। लिहाजा उनके पास यकीनी तौर पर टायरनेट सिविल को एक मुख्तसर लम्हे के लिए ताखीर का शिकार करने का मौका था। आखिरकार इससे कत नजर के कोई मॉन्स्टर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उनकी अक्ल अभी भी के मुकाबले में बहुत कम थी। चाजाई के खिलाड़ियों के पलक झपकते ही सैफ अली ने टायरनेट सिविल को अपनी दम से झटक दिया। ताहम इसके चंद कदम आगे बढ़ने के बाद नोवानड्रन सोलिस इस तक पहुंच गई। यहां तक कि सैफ अली भी 9 लेवल 80 ग्रैंड लॉर्ड्स के खिलाफ खड़ा होने पर परेशान हो जाता। खुशकिस्मती से टायरनेट सिविल के बरक्स, जो बुनियादी तौर पर सैफ अली के गैल डोमेन से गैर मुतासिर रही, वानड्रन सोलिस की नकल व हरकत की रफ्तार मूवमेंट स्पीड में काफी कमी आई। इसके अलावा गैल डोमेन ने सैफ अली की रफ्तार को नुमायां तौर पर बढ़ा दिया। खालसतना नकलो हरकत की रफ्तार के लिहाज से सैफ अली वानड्रन सोलिस से बरतर था। लिहाजा वो वानड्रन सोलिस के हमले के रास्तों से निस्बतन आसानी से बच सकता था। हिफाजत की खातिर अगरचे उसने फिर भी डिफेंसिव ब्लेड को फाल किया। अगरचे नोवानड्रन सोलिस के जंगी मयार टायरनेट सिविल के मुकाबले में बहुत कम थे, लेकिन ये फिर भी ट्रायल टावर की चौथी मंजिल पर थे। आम माहिरीन अब भी फौरन मारे जाते अगर वो ग्रैंड लॉर्ड्स के खिलाफ जाते। सैफ अली सिर्फ रफ्तार में अपने फायदे और अपने गिरदोनवा की समझ पर इन्हिसार कर रहा था ताकि वानड्रन सोलिस के हमलों से बमुश्किल बच सके। ताहम चूंकि वानड्रन सोलिस की तादाद इससे बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि वो इस पर भेजे गए हमलों का सिर्फ एक हिस्सा ही टाल सकता था, बाकी को रोकने के लिए इसे डेफनेसोब्लेड पर इन्हिसार करना पड़ा। इसके बाद डेफनेसोब्लेड की ब्लॉक काउंट मुसलसल कम होती गई जैसे जैसे सैफ अली सर्पिल सीढ़ियों के करीब हुआ। 10 बार, 8 बार, 5 बार। जब डेफनेसोब्लेड की ब्लॉक काउंट खत्म होने के करीब थी, सैफ अली अभी भी सीढ़ियों से 20 गज से ज्यादा दूर था। इस वक्त नोवानड्रन सोलिस ने सैफ अली को हंगामे में उलझाने की कोशिश तर्क कर दी और उस पर हमला करने के लिए मंत्रों स्पेल्स का रुख किया। अचानक दर्जनों शेडो ब्लेड्स हुआ में बन गए। वो शेडो सैंक्शंस भी जानते हैं, जो दस्तयाब सबसे तेज टायर 3 सिपेल है। सैफ अली ने माथे पर बिल डाले। कमजोर मंत्र और मजबूत मंत्र थे, इसी तरह सुस्त मंत्र और तेज मंत्र थे। शेडो सोएक्शंस गेम में दस्तयाब सबसे तेज टायर 3 सिपेल था। अगरचे इसमें कमजोर पंच था और इसी लेवल और टायर के मोनस्टर्स और खिलाड़ियों के खिलाफ बमुश्किल कोई नुकसान पहुंचाता था, लेकिन जब उसे ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता जो लेवल्स और टायर्स दोनों के लिहाज से कमतर हो, तो ये आसानी से एक मोहलिक सिपेल बन सकता था। जिक्र करने की जरूरत नहीं, तमाम नोवानड्रन सोलिस एक ही सिपेल इस्तेमाल कर रही थीं, यहां तक कि इसी लेवल का टायर 3 खिलाड़ी भी मारा जाता अगर वो लापरवाह होता। अगले ही लम्हे वानड्रन सोलिस के कंट्रोल में दर्जनों शेडो ब्लेड्स सैफ अली की तरफ उड़े। जू 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 एन इस वक्त जब शेडो ब्लेड्स सैफ अली तक पहुंचने वाले थे, उसने फैंटम कल का इस्तेमाल करते हुए तलब किए गए डप्पिल गिनगर के साथ पोजीशन तब्दील की और सर्पिल सीढ़ियों के दूसरी तरफ नमूदार हुआ। जहां तक इसके डप्पिल गिनगर का ताल्लुक था, मुतअद्दिद शेडो ब्लेड्स ने इसे फौरन फना कर दिया। बाल बचा। सैफ अली ने इंतहाई खुशकिस्मती महसूस की कि इसने इन शेडो ब्लेड्स के खिलाफ दिफा करने की कोशिश नहीं की। वाहिद तरीका जिससे वो उन तमाम हमलों को रोक सकता था वो इबसोलेविट डोमेन था। ताहम अगर वो यहाँ इबसोलेविट डोमेन ज़ाय कर देता, तो अगर वो बाद में मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट तक पहुंच भी जाता, तो वो इसके बारे में कुछ भी करने से कासिर होता। इसके डप्पिल गिनगर को मारने के बाद वानड्रन सोलिस ने एक बार फिर सैफ अली के असली जिस्म पर हमला किया। ताहम वो बहुत दूर थी। जब तक वानड्रन सोलिस सर्पिल सीढ़ियों पर पहुंची, वो पहले ही आधे रास्ते पर था।
चूंकि सैफ अली की नकलो हरकत की रफ्तार असल में वानरंग सोलिस से ज्यादा थी, ग्रैंड लॉर्ड्स के इसका पीछा करने में अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद उनके दरमियान फासला सिर्फ बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद सैफ अली टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गया। यकीनन ये मुकफ्फल नहीं है। सैफ अली बहुत खुश हुआ जब इसने टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल के बीच में मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट देखा। इससे पहले वो इस बात का तयन नहीं कर सका था कि खजाने का संदूक मुकफ्फल है या नहीं। जो कुछ वो मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट के बारे में जानता था वो कभी मुकफ्फल नहीं होते थे। ताहम इन तमाम खजाने के संदूकों पर चांदी के रूनस कंधा थे, लिहाजा इसे यकीन नहीं था कि गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट में ताले नहीं होंगे। जब तक सैफ अली खजाने के संदूक तक पहुंचा, 9 वानरंग सोलिस अभी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची थीं। जब ग्रैंड लॉर्ड्स ने सैफ अली की लोकेशन देखी तो उन्होंने एक गुस्से भरी चीख मारी जो पूरे टावर में गूंज उठी। यहां तक कि जीरो विंग के अराकीन और व्हाइट टाइगर डब्जो के शागिर्द जो टावर से 100 गज से ज्यादा दूर आराम कर रहे थे, ग्रैंड लॉर्ड्स की ताकतवर धाड़ पर कांपने पर मजबूर हो गए। क्या हो रहा है? जल्दी देखो। गिल्ड लीडर पहले ही खजाने के संदूक के सामने पहुंच चुके हैं। रुको, वहां मोनस्टर्स लगते हैं क्या? वो 9 लेवल 80 ग्रैंड लॉर्ड्स हैं। सबकी आंखें फैल गईं जब उन्होंने वानरंग सोलिस को सैफ अली का पीछा करते देखा। शुरू में वो उसके मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट हासिल करने पर पुरजोश महसूस कर रहे थे। अब वो सिर्फ इसके लिए हमदर्दी महसूस कर रहे थे। यहां तक कि अगर उनकी तकरीबन 700 खिलाड़ियों की पूरी टीम एक वानरंग सिविल के खिलाफ जाती तो वो ग्रैंड लॉर्ड का पसीना निकालने के काबिल नहीं होते। फिर भी अब इनमें से 9 लेवल 80 ग्रैंड लॉर्ड्स दर हकीकत एक ही वक्त में नमूदार हुए थे। उन्हें कौन रोक सकता था? जब वानरंग सोलिस सैफ अली से 10 गज से भी कम फासले पर थी तो उसके होंठ अचानक मुस्कुराहट में बदल गए। फाल हो जाओ। ट्रिपल फुलियम बैरियर, ट्रिपल फ्लेम बैरियर। अगले ही लम्हे सैफ अली ने अपने हाथ में मौजूद टायर 3 मैजिक स्क्रोल को खोला और एक्टिवेशन मंत्र मुकम्मल किया। अचानक सैफ अली के अर्द गिर्द जमीन से जमुर्द के शोले निकले और एक अहराम पिरामिड बनाया जिसने इसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। जब 9 वानरंग सोलिस ने सैफ अली पर मंत्रों की बमबारी की तो उनके मंत्र जमुर्द के शोलों से जलकर राख हो गए। जब वानरंग सोलिस के हथियार शोलों के अहराम से टकराए तो वो शोलों के ज्यादा दर्जा हरारत के नीचे फौरन पिघल गए। ट्रिपल फुलियम बैरियर की ताकत सैफ अली की तवक्कुआत से बिल्कुल ज्यादा थी। इसके बाद सैफ अली ने मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट खोलना शुरू किया। ट्रिपल फुलियम बैरियर 30 सेकंड तक रहा। आमतौर पर यह खजाने के संदूक को फाल करने के लिए काफी वक्त होना चाहिए। जब सैफ अली ने मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट पर क्लिक किया तो उसके सामने नमूदार होने वाली लोडिंग बार ने दिखाया कि खजाने के संदूक को खोलने में 30 सेकंड लगेंगे। ये देखकर उसने सुकून का सांस लिया। ताहम एक्टिवेशन के अमल में 3 सेकंड बाद सर्कल सीढ़ियों पर बिजली की एक चमक नमूदार हुई। जब बिजली गायब हुई तो टायरनेट सिविल की शक्ल नमूदार हुई। इस लम्हे टायरनेट सिविल की आंखें झुलसाने वाले शोले छोड़ रही थीं। इसका पूरा जिस्म बिजली की सुनहरी लहरों में लिपटा हुआ था। जैसे ही टायरनेट सिविल नमूदार हुई उसने फौरन हुआ में खुदाई रूनज लिखते हुए एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही लम्हे टायरनेट सिविल के ऊपर आसमान में 100 गज के रदिस वाली जादुई ईरे बन गई। पहाड़ियों के साइज की कई प्लाज्मा गेंदें जादुई ईरे के नीचे इकट्ठी होना शुरू हो गईं। मीथक मूनस्टर की रहनुमाई में प्लाज्मा गेंदें फिर एक के बाद एक सैफ अली पर बरस पड़ी। बाब 1628 टायरनेट जालिम। बड़े पैमाने पर जादुई ईरे के ज़हूर और पहाड़ी के साइज की प्लाज्मा गेंदों के साथ जिन्होंने टावर के ऊपर आसमान को धुंधला दिया था, ऐसा महसूस हुआ जैसे क़यामत आ गई हो। सफेद टावर के अर्द गिर्द की जगह में जोरदार कड़कने की आवाजें गूंज रही थीं। बड़े पैमाने पर जादुई ईरे के खौफनाक दबाव ने टावर के नीचे खड़े खिलाड़ियों के दिलों को धड़का दिया। उनकी सांसें कुछ रुक गईं। जब टावर के नीचे मौजूद हुजूम ने टायरनेट सिविल को देखा जो हुआ में मुअल्लक थी तो सदमे से उनके मुंह खिले रह गए। एक मीथक मॉन्स्टर है। हम तबाह हो गए। यहां इतना ताकतवर मॉन्स्टर क्यों है? चाहे वो जीरो विंग के अंदरूनी अराकीन हों या व्हाइट टाइगर डब्जो के शागिर्द,
उन्होंने शाज और नादिर ही कभी डंजीन्स पर छापा मारा था, चाजाई के बेमिसाल ताकतवर बासिस के खिलाफ लड़ना। सबसे मजबूत मॉन्स्टर जिसके खिलाफ उन्होंने अब तक लड़ाई की थी वो परगेटरी सर्पेनिट था। दरी असना, सिर्फ अकेले परगेटरी सर्पेनिट ने ही उन्हें मायूस कर दिया था। उनके सामने मौजूद मीथक मॉन्स्टर पर उनका रद्द अमल कहने की जरूरत नहीं थी। टायरनेट सिविल को देखते हुए अगरचे हर कोई जानता था कि मीथक मॉन्स्टर का हदफ वो नहीं थे, फिर भी उनके जहन मोड़कर भागने का ख्याल पैदा करने से बाज न रह सके। दरी असना, जब सैफ अली ने नीचे गिरती हुई प्लाज्मा गेंदों को देखा तो उसका रंग काफी सियाह पड़ गया। अगरचे वो तवील अरसे से जानता था कि उसके डबल गेंगुर्स टायरनेट सिविल को सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ताखीर का शिकार कर सकते हैं, लेकिन इसने तवक्को नहीं की थी कि मीथक मॉन्स्टर इतना बेरहम होगा कि नमूदार होते ही थंडर प्लाज्मा थैंडन प्लाज्मा एक टायर 4 सिपेल इस्तेमाल करे। टायर 4 के मंतर असल में पहले ही खौफनाक तबाकुन ताकत रखते थे, लेकिन थंडर प्लाज्मा गेम में दस्तयाब टॉप रैंकिंग टायर 4 मंत्रों में से एक था। सिपेल की ताकत टायर 4 कर्स का मुकाबला करने के बहुत करीब थी। यहां तक कि टायर 4 के मोनस्टर्स भी अगर इस सिपेल की जद में आते तो शदीद जख्मी हो जाते। ताहम उस वक्त सैफ अली के लिए सूरत हाल के बारे में कुछ भी करना बहुत देर हो चुकी थी। खजाने के संदूक को फाल करते वक्त खिलाड़ियों को दूर जाने की इजाजत नहीं थी। जब तक वो अपनी पोजीशन तब्दील करते उन्हें एक्टिवेशन के अमल को दोबारा करना पड़ता। जिक्र करने की जरूरत नहीं, अब जबकि प्लाज्मा गेंदें पहले ही इस पर गिर रही थीं, वो इस वक्त तक टकराने से नहीं बच सकता था जब तक कि वो सिपेल के 100 गज के रदिस वाले एरिया से बाहर ना निकल जाए। अगले ही लम्हे मुताद्दिद प्लाज्मा गेंदों ने एक के बाद एक ट्रिपल फुलियम बैरियर पर बमबारी की। बूम बूम बूम। हर बार जब प्लाज्मा गेंद ट्रिपल फुलियम बैरियर पर उतरती, जमुर्द के शोलों का अहराम जोर से कांपता। हर बात के धमाके के साथ जमुर्द के शोले भी कमजोर होते गए। हर असर की आवाज पूरे लोस्ट टाउन में गूंज उठी। पैदा होने वाली शदीद शॉक वेव्स टावर से 100 गज दूर खड़े हुजूम के लिए भी महसूस की जा सकती थी। थंडर प्लाज्मा कल 6 सेकंड तक रहा। जब तक सिपेल खत्म हुआ, साबिका मजबूत ट्रिपल फुलियम बैरियर में दरारें नमूदार हो चुकी थीं। जमुर्द के शोले भी काफी मध्यम हो चुके थे। ये देखकर के ट्रिपल फुलियम बैरियर अभी तक खड़ा है, सैफ अली सुकून का सांस लिए बगैर न रह सका। जैसा कि एक ऐसे सिपेल से तवक्को की जाती है जो टायर 4 कर्सिस के करीब ताकत रखने के लिए जाना जाता है, इसकी ताकत वाकई खौफनाक है। ट्रिपल फुलियम बैरियर के बाकी मानदा दौरानिये पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली तलखी से मुस्कराए बगैर न रह सका। रुकावट असल में 30 सेकंड तक रहनी चाहिए थी। इसे फाल किए हुए सिर्फ चंद सेकंड गुजरे थे, फिर भी थंडर प्लाज्मा की बमबारी के बाद सिस्टम ने इसे मतला किया कि ट्रिपल फुलियम बैरियर का बाकी मानदा दौरानिया सिर्फ 12 सेकंड है। इसके बावजूद कि वानड्रंग सोलिस के हमले के दौरान ट्रिपल फुलियम बैरियर का दौरानिया मुकम्मल तौर पर गैर मुतासिर रहा था, टायरनेट सिविल के एक ही हमले ने रुकावट की तवानाई को इतनी नुमाया तौर पर खत्म कर दिया था। अगर टायरनेट सिविल ने इसी तरह की ताकत का एक और हमला किया तो ट्रिपल फुलियम बैरियर यकीनी तौर पर टूट जाएगा। खुशकिस्मती से थंडर प्लाज्मा एक बहुत तवील कूल डाउन वाला सिपेल था। यहां तक कि अगर टायरनेट सिविल एक मीथक मॉन्स्टर थी, तब भी वो जल्द ही दोबारा थंडर प्लाज्मा इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। ताहम यहां तक कि जब सैफ अली ऐसी सोचें सोच रहा था, टायरनेट सिविल ने एक बार फिर मंत्र पढ़ना और खुदाई रूनस लिखना शुरू कर दिया। थंडर प्लाज्मा कास्ट करने के मुकाबले में टायरनेट सिविल ने इस सिपेल को कास्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त सिर्फ किया। उसने इसमें कल 6 सेकंड लगाए। मीथक मॉन्स्टर के मंत्र मुकम्मल करने के बाद टावर के ऊपर की जगह में एक नई जादुई ईरे नमूदार हुई। अगरचे इस जादुई ईरे का एवी थंडर प्लाज्मा की जादुई ईरे जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ये एक हकीकी दोहरी जादुई ईरे थी, एक चांदी की जादुई ईरे और एक सिया जादुई ईरे। जैसे ही दो जादुई ईरे आपस में मिले, उन्होंने लोस्ट टाउन को उसके महत्माना से खुश्क कर दिया। एक लम्हे के लिए कस्बे के अंदर मौजूद हर शख्स ने अपने इदराक और बीनाई को धुंधला महसूस किया। क्या इतना मायूस होने की जरूरत है? सैफ अली आसमान में दोहरी जादुई ईरे देखकर अल्फाज से महरूम हो गया। टायर 4 करिस, थंडर गॉड्स एनिहिलेशन, थंडन गॉड्स अनाइलेशन। अगरचे क्रिस का एवी बहुत छोटा था, लेकिन ताकत के लिहाज से ये आम टायर 5 मंत्रों से भी बहुत ज्यादा मजबूत था। यहां तक कि टायर 5 की मखलूकात भी इस करिस से डरती थीं।
अगर वो उसकी जद में आती तो उन्हें यकीनी तौर पर शदीद चोटें आती। अगले ही लम्हे दो जादुई इरेसिया और सफेद रोशनी की गेंद में तब्दील हो गई। बिजली की लहरों ने भी रोशनी की गेंद को लपेट लिया। जैसे ही रोशनी की गेंद नीचे उतरी, ऐसा लगा जैसे इसके अर्ध गिर्द की जगह जिम गई हो। इस लम्हे टायरनेट सिविल ने भी अचानक एक इंसानी तंजिया मुस्कुराहट जाहिर की जब इसने सैफ अली की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुम और किया कर सकते हो। इस लम्हे अगर सैफ अली बेवकूफ भी होता तो वो बता सकता था कि ट्रिपल फुलियम बैरियर इस क़यामत खेज हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दांत पीसते हुए उसने फौरन एक क्रिम्सन एलिमेंटल सोर्स एलामेंटसेओर्स निकाला और उसे ट्रिपल फुलियम बैरियर की जादुई इरे के दिल में लगा दिया। एलिमेंटल सोर्सेस के बहुत से इस्तेमाल थे, जिनका बुनियादी मकसद एलिमेंटल वेपन्स एलामेंटल वेपन्स की तख्लीक था। ताहम सैफ अली को अभी कोई परवाह नहीं थी। अगर वो मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट हासिल करने का कोई मौका चाहता था तो उसका वाहिद इंतखाब आग की किस्म के एलिमेंटल सोर्स का इस्तेमाल करना था। अगर वो आज नाकाम हो गया तो मुस्तकबिल में खजाने का संदूक हासिल करना यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। गार्ड्स डोमेन में मोनेस्टर्स, खास तौर पर आला टायर के मोनेस्टर्स, सभी एक खास हद तक अक्ल रखते थे। अगर वो आज खजाने का संदूक हासिल करने में नाकाम रहा तो टायरनेट सिविल यकीनी तौर पर उसके अगले दौरे पर खजाने के संदूक की ज्यादा सख्ती से हिफाजत करेगी। इस मकाम तक पहुंचने के लिए इतनी मुश्किलात से गुजरने के बाद सैफ अली का बस यूं ही हार मानने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही एलिमेंटल सोर्स की बेहतर तवानाई ट्रिपल फुलियम बैरियर में बही, पहले से मध्यम जमुर्द के शोले भड़क उठे। मजीद बड़ा शोलों का रंग भी जमुर्द से सफेद गर्म में तब्दील हो गया। अब शोलों का एहराम एक चमकते हुए सूरज की तरह लग रहा था जो पूरे लोस्ट टाउन को रोशन कर रहा था। जब सियाह और सफेद रोशनी की गेंद ट्रिपल फुलियम बैरियर से टकराई तो नतीजे में होने वाले असर ने पूरे सफेद टावर को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि टावर से 100 गज दूर खड़े खिलाड़ियों को भी 10 गज से ज्यादा दौड़ भेज दिया गया। उनके जिस्म एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। सदमे के तासुरात सबके चेहरों पर थे जब वो टावर के ऊपर बिजली और शोलों के तसादुम को घोर रहे थे। व्हाइट टाइगर डबजो के शागिर्दों को खास तौर पर अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सैफ अली से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रह रहे हैं। इसी वक्त उन्हें गार्ड्स डोमेन में लड़ाइयों की एक नई समझ भी आई। इससे पहले वो सोचते थे कि ये पहले ही काफी हैरत अंगेज है कि खिलाड़ी गेम में माफौक अलफितरत लड़ाइयां लड़ सकते हैं। ताहम जिस लड़ाई का वो अब मुशाहिदा कर रहे थे, इसे अब खिलाड़ी की लड़ाई नहीं समझा जा सकता था। इसके बजाय ये दो क़यामत खेज दरिंदों के दरमियान लड़ाई की तरह थी। इन दरिंदों के दरमियान एक सादा तबादला आसानी से अर्द गिर्द के इलाके को बिगाड़ सकता था। जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए, चमकता हुआ ट्रिपल फुलियम बैरियर मध्यम होने लगा। लोस्ट टाउन अपनी मध्यम रोशनी वाली हालत में वापस आ गया। खुशकिस्मती से सियाह और सफेद रोशनी की गेंद भी साइज में कम होने लगी। तकरीबन 10 सेकंड गुजरने के बाद रोशनी की गेंद गायब हो गई। दरी असना ट्रिपल फुलियम बैरियर के जरिए बनाया गया शोलों का एहराम भी जमुर्द के रंग में वापस आ गया था। ये सूरत-ए-हाल देखकर सैफ अली ने सुकून का गहरा सांस लिया। खुशकिस्मती से वो अपने साथ एलिमेंटल सोर्सेज लाया था जिसने इसे टायर 3 ट्रिपल फुलियम बैरियर को मजबूत करने की इजाजत दी, जिससे इसे टायर 4 डेफनेसोसिपेल की ताकत हासिल हो गई। ताहम टायरनेट सिविल के थंडर गार्ड्स इनहिलेशन ने एलिमेंटल सोर्स की तवानाई को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। अगरचे एलिमेंटल सोर्स की ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन ट्रिपल फुलियम बैरियर का दौरानिया भी अपनी मामूल की हालत में बहाल हो गया था। ये अब इस वक्त तक रहेगा जब तक कि खजाने के संदूक का एक्टिवेशन अमल खत्म ना हो जाए। ताहम टायरनेट सिविल ने अपने दूसरे हमले की नाकामी के बावजूद हमला करना नहीं रोका। उसने फौरन एक और टायर 4 सिपेल तैयार करना शुरू कर दिया ताकि सैफ अली पर बमबारी कर सके। मीथक मूनस्टर के पास मौजूद टायर 4 मंत्रों की तादाद ने सैफ अली को भी हैरान कर दिया। टायरनेट सिविल न सिर्फ इंतहाई आला जंगी मेयार रखती थी बल्कि बहुत से टायर 4 मंत्र भी रखती थी। ऐसे मूनस्टर के खिलाफ इसी लेवल के टायर 3 माहिरीन की 100 रुकनी टीम भी भाग खड़ी होती। खुशकिस्मती से ट्रिपल फुलियम बैरियर ने टायरनेट सिविल के तीसरे हमले को बगैर लड़खड़ाए बर्दाश्त किया। आखिरकार जब जमुर्द के शोलों का एहराम गायब हुआ तो मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट भी खुल गया।
खजाने के संदूक को खुला देखकर टायरनेट सिविल गुस्से से पागल हो गई। इसके जिस्म से सिया धुंध निकलने लगी। फिर मीथक मॉन्स्टर ने बिजली की रफ्तार से सैफ अली पर हमला किया। सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इबसोलेविट डोमेन को फाल किया। देखे बगैर उसने दीवानावार खजाने के संदूक के अंदर से अशिया निकाली और उन्हें अपने बैग में रख दिया। मरो, टायरनेट सिविल इस मंजर पर गुस्से में चीखने के सिवा कुछ न कर सकी। इस बार अगरचे मीथक मॉन्स्टर ने माना इकट्ठा नहीं किया और अपने हाथ में बिजली की तलवार तलब नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी कमर के गिर्द लटकी हुई एक जंग आलूद लंबी तलवार को मियान से निकाला। अगरचे ये लंबी तलवार बहुत आम लग रही थी, लेकिन जहां भी इस लंबी तलवार का किनारा गुजरता जगह फट जाती। टायरनेट सिविल ने बेरहमी से लंबी तलवार को सैफ अली पर नीचे झोल दिया। बाब 1629 सेनेट वेपन। सैफ अली का रंग सिया पड़ गया जब उसने जंग आलूद लंबी तलवार को अपनी तरफ आते देखा। अगरचे टायर 4 के वजूद अपने हमलों से जगह को चीरने के काबिल थे, लेकिन इसके लिए काफी कोशिश की जरूरत होती थी। फिर भी टायरनेट सिविल की जंग आलूद लंबी तलवार ने मीथक मॉन्स्टर की जानिब से बज़ाहिर किसी कोशिश के बगैर यह कारनामा अंजाम दिया। इसका मतलब यह था कि टायरनेट सिविल का हर एक आम हमला एक आम मीथक मॉन्स्टर के ऑल आउट हमले के बराबर ताकत रखता था। जैसे ही जंग आलूद लंबी तलवार नीचे उतरी, एक सिया दरार ने सुनहरी रुकावट को काट दिया जो सैफ अली के अर्द गिर्द नमूदार हुई थी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ एक ताकतवर आंधी टावर के गिरदोनवा में उमड़ आई। टावर के बाहर खड़े खिलाड़ी एक बार फिर अपना तवाजुन खो बैठे। ये किस किस्म का मॉन्स्टर है? क्या एक मीथक मॉन्स्टर वाकई इतना ताकतवर होता है? हर कोई सदमे से मुंह खोले टायरनेट सिविल की तरफ देखने के सिवा कुछ न कर सका। टायरनेट सिविल के हमलों में से सिर्फ एक की शॉक व्यू ने उन्हें ऐसी दिखी हालत में पहुंचा दिया था। अगर वो मीथक मॉन्स्टर से लड़ते तो नताइज का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जैसे ही टावर के ऊपर धूल बैठी, सैफ अली, जिसने इबसोलेविट डोमेन को फाल किया था, बज़ाहिर सही सलामत नमूदार हुआ। ताहम हमले के नतीजे में होने वाले असर ने इसे मुस्तहकम होने से पहले कई कदम पीछे धकेल दिया था। वो तलवार क्या है? सैफ अली ने टायरनेट सिविल की लंबी तलवार को घूरते हुए एक संगीन तासुर पहना। अगरचे इबसोलेविट डोमेन एक नाकाबिल तस्खीर स्कल थी, लेकिन गार्ड्स डोमेन में कोई हकीकी नाकाबिल तस्खीर चीज नहीं थी। इसके बावजूद इबसोलेविट डोमेन को टायर 4 के हमलों को रोकने में कोई मसला नहीं होना चाहिए था। फिर भी टायरनेट सिविल की लंबी तलवार के खिलाफ इबसोलेविट डोमेन अब मुतलक नहीं रहा था। इबसोलेविट डोमेन ने इसके जिस्म के गिर्द खुदाई रूनस से बनी एक हिफाजती रुकावट पैदा की थी। दरी असना जिस लम्हे जंग आलूद लंबी तलवार हिफाजती रुकावट से टकराई, सैफ अली ने वाज़े तौर पर देखा कि जंग आलूद लंबी तलवार रुकावट में तकरीबन 1 इंच तक हरकत कर रही है और इसे बिगाड़ रही है। शदीद असर ने उसे 4 कदम पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। ये कुछ ऐसा था जो सैफ अली ने पहले कभी होते नहीं देखा था। सैफ अली के हरकत करने का इंतजार किए बगैर टायरनेट सिविल ने फौरन अपनी जंग आलूद लंबी तलवार को दोबारा लहराया। अचानक कई सिया दरारें उसकी तरफ बढ़ीं। इससे पहले एक सिया दरार सैफ अली को कई कदम पीछे धकेलने के लिए काफी थी। जब मुताद्दिद सिया दरारें बैक वक्त उस पर उतरी तो उसे अचानक मौत अपने सर पर मंडलाती महसूस हुई। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने टायरनेट सिविल को दबाने के लिए डिसइंटीग्रेशन फील्ड को फाल किया। अगरचे डोमेन स्कल का मीथक मॉन्स्टर्स पर बहुत कम असर होता था, लेकिन यह फिर भी टायरनेट सिविल के बुनियादी एट्रीब्यूट्स को थोड़ा कम कर सकता था। इसके बाद सैफ अली ने टायर 2 की ममुआ स्कल टेबू स्किल्स इंस्टेंट स्ट्राइक को फाल किया, फौरन अपनी असल जगह से गायब हो गया, टायरनेट सिविल के थोड़ा करीब नमूदार हुआ और कई मकामी आंसू स्पेशल टीर्स के हमलों से बाल बाल बच गया। अगरचे इंस्टेंट स्ट्राइक ने इसके नुकसान और हमले की रफ्तार दोनों में जबरदस्त इजाफा किया, लेकिन सैफ अली का टायरनेट सिविल से टकराने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वो मुड़ा और मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट को लूटना जारी रखा। खजाने के संदूक में बहुत सी अशिया थीं, ताहम चूंकि वो नहीं जानता था कि कौन सी सबसे ज्यादा कीमती है, इसने बस जितनी हो सके उठा ले। पलक झपकते ही मजीद 2 अशिया इसके बैग में दाखिल हो गईं। ये देखकर
टायरनेट सिविल और भी ज्यादा मुश्तइल हो गई और अपनी जंग आलूद तलवार को दोबारा लहराया। टायरनेट सिविल के हमले की रफ्तार इंतहाई तेज थी, यहां तक कि सैफ अली भी वक्त पर मीथक मोन्स्टर के हमलों से नहीं बच सकता था। ये जानते हुए इसने चकमा न देने का फैसला किया और टायरनेट सिविल को अपनी मर्जी के मुताबिक हमला करने की इजाजत दी, जबकि इसने खजाने के संदूक को लूटना जारी रखा। अभी हर इजाफी आइटम जो इसने हासिल किया वो अहम था। बूम बूम बूम। बमबारी के नीचे सैफ अली को बार बार एक तरफ धकेला गया। फौरी तौर पर मुतअद्दिद ताकतवर हमले हासिल करने के नतीजे में हिफाजती ढाल का दौरानिया जो 10 सेकंड तक रहना चाहिए था, नुमायां तौर पर कम हो गया। इससे कत नजर सैफ अली खजाने के संदूक को लौटने पर कायम रहा। कमीने चूर, तुम मेरे खानदान के खजानों को लेने की जुर्रत करते हो, मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। टायरनेट सिविल गुस्से में चलाए। अगले ही लम्हे इसके जिस्म से निकलने वाली सियाधुंध जंग आलूद लंबी तलवार के साथ जम हो गई। अचानक लंबी तलवार के जंग आलूद ब्लेड पर चांदी के खुदाई रूनज नमूदार होने लगे। अगरचे ब्लेड बहुत आम लग रहा था, लेकिन जिस लम्हे चांदी के ब्लेड पर रूनज रोशन हुए, सैफ अली जो उड़ाए जाने के बाद एक बार फिर खजाने के संदूक की तरफ बढ़ रहा था, अचानक अपने रास्ते में रुक गया। फिर वो फितरी तौर पर एक कदम पीछे हट गया। मौत। सैफ अली ने अपनी मौत देखी जब उसने चांदी की लंबी तलवार को देखा। मजीद बड़ा, ये कोई आम मौत नहीं थी। एक लम्हे के लिए उसने महसूस किया कि अगर वो एक और कदम आगे बढ़ाता है तो वो गार्ड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। दरी असना, जब टायरनेट सिविल ने अब सैफ अली को देखा, अगरचे इसका रंग काफी पीला पड़ गया था और वो काफी थकी हुई लग रही थी, लेकिन इसकी आंखों में मुकम्मल एतिमाद भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो जानती हो कि इस लम्हे कोई भी चीज उसके हमले को नहीं रोक सकती। अच्छा नहीं। सैफ अली ने अचानक एक खास मामले के बारे में सोचा। इसका रंग फौरन राख जैसा हो गया। उसने जल्दी से ओरा ऑफ स्पेस और ऑफ स्पीस पर स्विच किया और स्पेस मूवमेंट को फाल किया। अपने सामने एक मकामी सुरंग स्पेशल टनल खोल दी। इबसोलेविड डोमेन के मजीद 3 सेकंड बाकी रहने के बावजूद उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के मकामी सुरंग में छलांग लगा दी। जैसे ही सैफ अली ने मकामी सुरंग में छलांग लगाई, टायरनेट सिविल सुरंग के सामने पहुंची और अपनी लंबी तलवार सुरंग पर मार दी। जब लंबी तलवार नीचे उतरी तो काफी फासले पर बादल फट गए। इसी तरह मकामी सुरंग, जिसके साथ चांदी की लंबी तलवार ने बड़ा रास्त राब्ता किया था, आधी कट गई। ये किस किस्म का हमला है जब जीरो विंग और व्हाइट टाइगर डवजो के दूर दराज अराकीन ने टावर के ऊपर खला में नमूदार होने वाले बड़े आंसू के साथ साथ 2 टुकड़े हुई मकामी सुरंग को देखा तो उनकी आंखें तकरीबन उनके सॉकेट से बाहर निकल आईं। एक मकामी सुरंग खला में सुराख खोलकर बनाई जाती थी। फिर भी टायरनेट सिविल दर हकीकत मकामी सुरंग को भी आधा काटने में कामयाब हो गई थी। दरी असना, मकामी सुरंग के 2 टुकड़े होने के बाद ये फौरन गायब होकर मदूम हो गई। कमीने चूर, मैं तुम्हें कभी भागने नहीं दूंगा। टायरनेट सिविल गुस्से में चलाई जब इसने सैफ अली को कामयाबी से फरार होते देखा। इसकी आवाज पूरे लोस्ट टाउन में गूंज उठी। जब जीरो विंग और व्हाइट टाइगर डवजो के अराकीन, जो फासले पर खड़े थे, ने टायरनेट सिविल से निकलने वाले कत्ल के इरादे को महसूस किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म पत्थर के हो गए हों। उन्होंने जरा भी हिलने की जुर्रत नहीं की। दरी असना, बोनलेस लैंड के पड़ोसी नक्शे में वाक़े एक बहती नदी के पास सैफ अली अचानक नमूदार हुआ। जिस लम्हे वो मकामी सुरंग से बाहर निकला, वो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से हाँफने लगा। बाल बाल बचा। वो तकरीबन सब कुछ खो चुका था, जैसा कि गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट के मुहाफिज से तवक्को की जाती है। इसके पास दर हकीकत एक सेंट वेपन भी है। जब सैफ अली ने टायरनेट सिविल के आखिरी हमले को याद किया तो वो खौफ से कांपने पर मजबूर हो गया। इससे पहले वो ये पता लगाने में नाकाम रहा था कि टायरनेट सिविल की लंबी तलवार को क्या चीज इतना खास बनाती है। उसने बस महसूस किया कि ये एक बहुत ताकतवर हथियार है। ताहम जिस लम्हे इसने चांदी की लंबी तलवार पर खुदाई रूनस को रोशन होते देखा और साथ ही हथियार से निकलने वाले माना की खौफनाक मिकदार को महसूस किया, टायर 5 माना वेपन के अलावा वो वाकई ये नहीं समझ सका कि कौन से दूसरे हथियार इस तरह का कारनामा दोहरा सकते।
माना वेपन्स का असल मकसद अपने खाम माल की सलाहियत को खुश्क करना और किसी के तसव्वुर से बाहर ताकत का मुजाहरा करना था। ताहम माना वेपन जितना आला टायर का होता, इसे तैयार करना इतना ही मुश्किल होता। इनमें टायर 3 माना वेपन्स को हायर ऑर्डर माना वेपन्स का लेबल लगाया गया था, जबकि टायर 5 माना वेपन्स को सेनेट वेपन्स का लेबल लगाया गया था। कहने की जरूरत नहीं, सेनेट वेपन्स गार्ड्स डोमेन में इंतहाई नायाब थे, इतना कि उनकी नायाबी लेजेंडरी वेपन्स का मुकाबला करती थी। माजी में उसने एक टायर 5 माहिर की जंगी वीडियो देखी थी जो टायर 6 गार्ड रैंक के माहिर के खिलाफ सेनेट वेपन चला रहा था। जब टायर 5 माहिर ने ऑल आउट हमले के लिए अपनी तमाम ताकत अपने सेनेट वेपन में लगा दी तो सेनेट वेपन पर चांदी के खुदाई रूनज नमूदार हुए थे। इस वक्त यहां तक कि टायर 6 गार्ड रैंक के माहिर को भी सेनेट वेपन के हमले को पसपा करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। कोई सिर्फ तसव्वुर कर सकता था कि सेनेट वेपन्स कितने ताकतवर थे। अगर वो अभी टायरनेट सिविल के हमले से मारा जाता तो वो यकीनी तौर पर सिर्फ एक लेवल नहीं खोता, गालिबन इसकी लाफानी रूप इमोटासोल भी फना हो जाती। खुशकिस्मती से उसने तेजी से रद्द अमल जाहिर किया और वक्त पर निकल गया। दरी असना जैसे ही सैफ अली जश्न मनाने वाला था, सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज इसके कानों में पड़ी। सिस्टम अपने टायरनेट सिविल को नाराज कर दिया है। टायरनेट सिविल ने अब परसिवट सोल परसूट का इस्तेमाल किया है और हर रोज एक बार आपके पीछे एक सिविल डप्पलगैंगर सोल डॉपलगैंगर भेजेगी। बाब 1630 भरपूर खजाना। सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ते हुए माथे पर बिल डाले बगैर न रह सका। सिविल परसिवट रूह का ताकुब फिर एक किस्म की लानत कर्ज थी। ये गार्ड्स डोमेन में सबसे आम और निमटने के लिए बहुत मुश्किल थी। इससे कत नजर के खिलाड़ी कहाँ थे, सारिफ का सिविल डप्पलगैंगर उनके पास नमूदार हो जाता। सैफ अली टायरनेट सिविल की ताकत से पहले ही वाकिफ था। हकीकत यह है कि उसके पास सेनेट वेपन था, इसकी अटैक पावर को आम टायर 5 क्लासेस के बराबर रखता था। अगर वाकई लड़ाई की नौबत आती तो उसी लेवल की 100 रुकनी टायर 3 टीम को भी मीथक मोन्स्टर को नीचे गिराने के लिए खुसूसी जराए इस्तेमाल करने पड़ते। मौजूदा खिलाड़ियों को टायरनेट सिविल के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं थी। अगरचे सिविल डप्पलगैंगर पहले चंद ज़हूर के दौरान मरकजी जिस्म जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन यह हदफ को मारने की हर कोशिश के साथ मजबूत होता जाता, यहां तक कि यह आखिरकार अपने सारिफ का मुकाबला करता। इस किस्म की लानत को हल करने के 2 तरीके थे। पहला मरकजी जिस्म को मारना था, जबकि दूसरा आखिरी सिविल डप्पलगैंगर को मारना था जो मरकजी जिस्म जितना मजबूत होता। सिविल परसिवट को रोकने का कोई और तरीका नहीं था। वाज़े तौर पर पहला तरीका अभी सैफ अली के लिए नामुमकिन था और दूसरे के लिए टायरनेट सिविल के साथ एक तवील कठिन लड़ाई की जरूरत होगी जो सिर्फ इसकी मुस्तकबिल की तरक्की को पेचीदा करेगी। जैसे ही सैफ अली ने टायरनेट सिविल के मुसलसल ताकुब से निमटने के तरीके के बारे में सोचने की कोशिश की, इसके सर में दर्द होने लगा। अगर सिविल डप्पलगैंगर सिर्फ हर 3 या 5 दिन में एक बार जाहिर होता तो वो निमट सकता था, लेकिन इसने तवक्को नहीं की थी कि टायरनेट सिविल की लानत हर रोज एक बार इसका पीछा करेगी। दूसरे लफ्जों में इसे हर रोज एक बार टायरनेट सिविल के सिविल डप्पलगैंगर को शिकस्त देनी होगी। मजीद बरा ये बेतरतीब तौर पर जाहिर होगा। अगरचे वो किसी एनपीसी शहर में छप सकता था और शहर के मुहाफिजों को टायरनेट सिविल के डप्पलगैंगर से निमटने दे सकता था, लेकिन अगर इसने ऐसा किया तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। सैफ अली अपनी सूरत हाल पर सिर्फ एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर हिला सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट को लूटना इतना मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा मायूस कुन बात यह थी कि वो मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट से सिर्फ 5 अशिया हासिल करने में कामयाब हुआ था। संदूक में कम अज कम मजीद 5 या 6 अशिया थीं। अगर उसने तमाम अशिया जमा कर ली होती तो उसे टायरनेट सिविल के शिकार का बुरा न लगता, फिर भी उसे खजाने के संदूक की सिर्फ निस्फ अशिया का दावा करने के बावजूद सिविल डप्पलगैंगर से बचना पड़ रहा था। लेकिन सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उसने जीरो विंग के अंदरूनी अराकीन और व्हाइट टाइगर डब्जो के शागिर्दों को लोस्ट टाउन छोड़ने और उसकी आमद का इंतजार करने की हिदायत की। दरी असना उसने इन अशिया का मुआयना किया जो उसने खजाने के संदूक से हासिल की थी। अपनी पिछली जिंदगी में
उसने बेशुमार अफवाहें सुनी थीं कि गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट की लूट एपिक ट्रेजर चेस्ट की अशिया के मेयार से भी ज्यादा होती है। ताहम चूंकि 12 मुकद्दस अल्फामेंटलिस्ट का कौसतार वाहिद मरूफ खिलाड़ी था जिसने गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट हासिल किया था और उसने कभी भी अपने इनाम के बारे में कोई मालूमात जाहिर नहीं की थीं, इसलिए ये अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही थीं। सैफ अली की जानिब से अपने बैग की जगह के मवाद का मुआयना करने के बाद एक पुरजोश तासुर ने इसके खदोखाल को रोशन कर दिया, जो जल्द ही मुकम्मल सदमे में बदल गया। तो ये एक गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट है। सैफ अली अपने बैग में मौजूद 5 नई अशिया को देखकर बहुत खुश हुआ। 5 में से 3 अशिया साजो सामान के टुकड़े थे। एक एपिक प्लेट आर्मर हेलमेट था जिसे ट्रेम्बलिंग क्राउन कहा जाता था, और दूसरा एक एपिक शील्ड थी जिसका नाम ट्रेम्बलिंग शील्ड था। एपिक साजो सामान के दोनों टुकड़े ट्रेम्बलिंग सेट से ताल्लुक रखते थे, जो एक हकीकी एपिक रैंक का सेट इक्विपमेंट था। जब कोई खिलाड़ी इस सीट के 2 टुकड़े लेस करता तो सारिफ को टफ बॉडी नामी एक पीसू स्किल पैसिव स्किल मिलती, जिससे खिलाड़ी की बर्दाश्त, इंड्रेंस और जिस्मानी साख्त में 10% इजाफा होता, जबकि आने वाले नुकसान में 20% कमी आती। एक एपिक सेट इक्विपमेंट, एक एपिक वेपन साजो सामान का टुकड़ा हासिल करना गार्ड्स डोमेन की मौजूदा सुपर पावर्स के लिए पहले ही मुश्किल था, चाहे के एपिक सेट इक्विपमेंट। यहां तक कि गार्ड्स डोमेन के लॉन्च होने के 10 साल बाद भी एपिक सेट इक्विपमेंट को गेम में दस्तयाब बेहतरीन समझा जाता था। आखिरकार फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी और लेजेंडरी अशिया बहुत नायाब थीं। अगरचे सैफ अली के पास ट्रेम्बलिंग सीट के सिर्फ 2 टुकड़े थे, लेकिन ये टुकड़े जो असरात फराहम करते थे वो खिलाड़ी की जंगी ताकत को नुमाया तौर पर बेहतर बनाते। अगर गिल्ड के एमटीएस में से कोई इन 2 टुकड़ों को लेस करता तो उनकी जंगी ताकत यकीनी तौर पर एक मियारी तब्दीली से गुजरती। कहने की जरूरत नहीं, गिल्ड के एमटीएस जितने मजबूत होंगे वो गिल्ड की तरक्की को इतना ही फायदा देंगे। हर गिल्ड को डंजन और फील्ड बासेस को टैंक करने के लिए ताकतवर एमटीएस की जरूरत होती थी, और अगर गिल्ड के पास ऐसा एमटी नहीं होता जो इस काम को संभाल सके तो वो कभी भी छापा मुकम्मल नहीं कर पाते। ताहम सैफ अली ने जो 3 साजो सामान लूटे थे, इनमें से तीसरे टुकड़े ने इसे वाकई हैरान कर दिया। साजो सामान का तीसरा टुकड़ा एक टायर 3 माना वेपन था। बदकिस्मती से टायर 3 माना वेपन 2 हाथों वाली तलवार से ओड थी, एक हाथ वाली तलवार नहीं। एजलेस ब्लेड 2 हाथों वाली तलवार, टायर 3 माना वेपन। आलात की जरूरत टायर 2। अटैक पावर ताकत का 240%। तमाम एट्रीब्यूट्स सारिफ के लेवल और टायर के मुताबिक बढ़ते हैं। जब लेस किया जाए, सारिफ का जिस्म माना बॉडी में तब्दील हो जाएगा, करीबी माना को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा और उनके इदराक को मजबूत करेगा। जिस्मानी साख्त को 15% बेहतर बनाता है। ताकत स्ट्रेंथ में 40%, चुस्ती या अजिलिटी में 30%, बर्दाश्त इंड्योरेंस में 20% इजाफा करता है। क्रिटिकल रेट में 10% इजाफा करता है। स्टेमिना की खपत में 15% कमी करता है। तमाम स्किल्स की ताकत में 20% इजाफा करता है। लेवल्स को नजरअंदाज करें 15। पायदारी 220/220। इजाफी पीसू स्कल। माना स्ट्रेंथनिंग महत माना की कसाफत के लिहाज से सारिफ को इजाफी बुनियादी एट्रीब्यूट्स फराहम करता है। महत माना की कसाफत जितनी ज्यादा होगी, फराहम करदा बुनियादी एट्रीब्यूट्स इतने ही ज्यादा होंगे। बुनियादी एट्रीब्यूट्स ज्यादा से ज्यादा 20% तक बढ़ सकते हैं। इजाफी एक्टिव स्कल। लिमिट ब्लेड सारिफ की ताकत को जज्ब करके और हथियार की पायदारी के एक हिस्से की कुर्बानी देकर एजलेस ब्लेड एक हमले के लिए सारिफ की ताकत स्ट्रेंथ के एट्रीब्यूट में 200% इजाफा करेगा। हर हमले की कीमत एक पायदारी है। चूंकि ये तलवार एक माना वेपन है, इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। पायदारी 0 तक पहुंचने पर हथियार खुद ब खुद गायब हो जाएगा। एक टायर 3 माना वेपन टायर 3 के खिलाड़ियों को भी जबरदस्त फरोग फराहम कर सकता था, और अगरचे ये एक काबिल इस्तेमाल आइटम था, लेकिन ये एपिक वेपन से भी ज्यादा कीमती था। हथियार की वाहिद एक्टिव स्कल लिमिट ब्लेड खास तौर पर कीमती थी। अगरचे ताकत में 200% इजाफा उसकी अहम कीमत के मुकाबले में ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन हथियार की अटैक पावर सारिफ की ताकत पर मबनी थी। लिहाजा
ताकत में 200% इजाफा सारिफ की तबाहकुन ताकत को जबरदस्त फरोग फराहम करता था। अगर टायर 3 का खिलाड़ी इस हथियार को लेस करता तो वो इसी लेवल के टायर 4 मुखालिफिन के खिलाफ भी खड़ा हो सकता था। एपिक वेपन्स के पास ऐसा कारनामा अंजाम देने का कोई मौका नहीं था। ताहम एजलेस ब्लेड सैफ अली की हासिल करदा अशिया में सिर्फ तीसरी सबसे कीमती चीज थी। दूसरी सबसे कीमती चीज एक टायर 3 कॉम्बिनेशन स्किल कॉम्बिनेशन स्किल थी, जिसे फेरी थंडर स्टॉर्म फायरी थंडरस्टॉर्म कहा जाता था, जिसे अंजाम देने के लिए 5 जादुई क्लास के खिलाड़ियों की जरूरत थी। ये कॉम्बिनेशन स्किल टायर 4 सिपेल का भी मुकाबला कर सकती थी। गिल्ड्स इस ताकत की कॉम्बिनेशन स्किल को 1 लाख मैजिक क्रिस्टल्स में भी फरोख्त नहीं करेंगी। आखिरकार ये स्किल टायर 4 मिथक मोनेस्टर्स को चैलेंज करते वक्त ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती थी। टायर 4 मैजिक सक्रोल्स गार्ड्स डोमेन में इंतहाई नायाब थे, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल किया जा सकता था और ऐसे सक्रोल्स कभी भी फेरी थंडर स्टॉर्म की कदर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बदकिस्मती से फेरी थंडर स्टॉर्म एक सिंगल टारगेट सिपेल था, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला सिपेल नहीं। इसके बावजूद सैफ अली अपने बैग में इस सिपेल को पाकर काफी मुतमईन था। कम अज कम अब उसके पास टायर 4 मिथक मोनेस्टर्स से निपटने के लिए एक हथियार था। 5 अशिया में से आखिरी एक मुनफरिद क्रिस्टल था। ये वो चीज भी थी जिसने सैफ अली को सबसे ज्यादा चौंका दिया। इस क्रिस्टल के अंदर एक जलता हुआ जामनी शोला रक्स कर रहा था और सुनहरी बिजली की लहरें शोले के गिर्द टिमटिमा रही थीं। जामनी शोला एक शदीद जालिमाना हाला खारिज कर रहा था और सैफ अली इसे देखते ही कांप उठा। ये शोला भी एक ऐसी चीज थी जिसे सैफ अली तवील अरसे से तलाश कर रहा था। ये एक टायर 3 पुरस्रार शोला मिस्टीरियस फ्लेम था, जिसे पर्पल थंडर फुलियम पर्पल थंडन फ्लेम कहा जाता था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।